फहम दम 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 हर दम 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 हर दम 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 हर दम लाहौर कलंदर कलंदर हम दम 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 हर दम दम हर दम लाहौर कलंदर कलंदर हम। अस्सलाम वालेकुम। रेलू कटे में खुशामदीद। मैं हूं फराज कासिम। साकिब शाह और कानी सलार हमारे साथ मौजूद। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रेलू कटे बोथ ऑफ यू। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आज तो साकिब भाई जो है ना फुल मूड में आए हैं। लाहौर का शो है। ये गाना कितना माठा था लाहौर का ये वाला। वैसे खैर लाहौर ने कोई गाना आज तक अच्छा बनाया नहीं है, बट खुदा माफी करो यार, ये तो अच्छा वाला था, मुझे तो बहुत पसंद आया था ये वाला। इसमें बीट थी और इसको ये गाना समझने वालों के लिए बना था। ठीक ठाक किया है। हाँ यार, गाने को अच्छा मैं तो पर्सनली मेरी काफी हटती है ऑल द होल गाना डिबेट एंड द गाना। पीएसएल का गाना अच्छा नहीं आया। तो पीएसएल तक मैं फिर भी मान लेता हूँ। हर टीम के ऊपर जो कि लाजिम है मलजूम हो जाता है गाना बनाना और उसकी जो भेड़ चाल होती है। खैर एनीवेज, लेट्स गो टॉक अबाउट द टू टाइम डिफेंडिंग चैंपियंस लाहौर कलंदर, जो कि पहले सबके जो है ना वो मिजाह का मरकज बने रहते थे। उसके बाद उन्होंने वो क्या था उसकी जो मीम थी कि वक्त बदल दिया, वो सारी जो है ना वो इट अप्लाइज टू लाहौर कि हाउ लाहौर हैव डन। लेकिन साकिब भाई इस बार लाहौर शाहीन आउट ऑफ फॉर्म। हारिस रऊफ पानी की टंकी की तरह, फटी हुई टंकी की तरह जो है वो बस फटे रन दिए जा रहा है। आपका राशिद खान है नहीं, तो क्या होगा यार इस बार? वैसे जस्ट बिफोर गोइंग इनटू द स्क्वाड एनालिसिस, जब वो ये शर्ट पहनेंगे ना जिसपे कलंदर का ये स्टिकर बना होगा, यू विल सी देम कि एक डिफरेंट नए रंगो रूप में आपको हमारे कलंदर नजर आएंगे। और आपको पता है कि जब वो ये हरा रंग पहनते हैं, उनमें एक अजीब सा जज्बा आ जाता है, लाहौर वाला हरा स्पेशली। तो वैसे तो वो पाकिस्तान का हरा पहन के भी जज्बा आता है, मगर जरा थोड़ा सा आपने सही बोला, थोड़ा सा एक्सपेंसिव जा रहे हैं। न्यू बॉल से हमारे दोनों बॉलर्स का इम्पैक्ट वगैरह नहीं आ रहा, मगर पुरानी बॉल से आउट कर रहे हैं। वर्ल्ड कप में भी जिसमें आप लोगों ने काफी गालियां शालियां दी, उसमें भी इन दोनों की 34 विकेटें हैं और आपके दोनों स्पिनर्स की 4 विकेटें हैं। इन दोनों की 34, लेट मी रिपीट, इन दोनों की 34 हैं और स्पिनर्स के आपकी 4 है। तो भाई ताकि भाई रन कितने दिए ये भी बता दें। वही ना, हारिस रऊफ ने कितने दिए? क्या रन स्पिनर्स ने नहीं दिए यार ये तो बात स्पिनर्स इकोनॉमिकल थे। कौन अच्छा था कि कौन बुरा था, सभी बुरे थे। ये आपके जैसे फैन होते हैं ना जो फिल्टर लगा लगा के ट्विटर पे स्टैट्स शेयर करते हैं अपनी अपने पॉइंट को दिखाने के लिए, इतने फिल्टर लगे हुए होते हैं। तो खैर बहरहाल उम्मीद यही है कि आपको पता है मुझे भी लाहौर पसंद है। इट्स माय सेकंड टीम एंड आई होप दे डू वेल। एंड क्योंकि एक तो डिफेंडिंग चैंपियन होते हुए उन्होंने टाइटल डिफेंड किया, वो पहली बार था। और हैट्रिक, अच्छा और असल टेस्ट तो अभी होगा ना। और दूसरी एक चीज है ना कहानी, ये हर स्पोर्ट में होता है। हमने बचपन में क्रिकेट में भी मतलब बैनुल अक़वामी क्रिकेट में भी देखा था कि जब हम बड़े हो रहे थे तो ऑस्ट्रेलिया डोमिनेटिंग टीम होती थी। जो भी जीतता है उससे हर कोई नफरत करने लग जाता है। जब आप हार रहे होते तो आपको सब दोस्त होते हैं आपके, जैसे ही आप जीतने लगते हो तो हर कोई आपका दुश्मन होता है। एवरीबडी वांट्स यू। तो एवरीबडी विल बी कमिंग आफ्टर लाहौर, क्योंकि सबकी हटी, स्पेशली मुल्तान तो 2 दफ़ा फाइनल में जो है वो मार दिया मुल्तान को। सो आई एम श्योर एवरीबडी विल कम हार्ड और ये बड़ा इम्तिहान होगा। और शाहीन की कप्तानी जो कि अब नेशनल टी20 में 4-1 खाकर आ रहे हैं, सो ही हैज टू अगेन प्रूव कि नहीं यार मुझे, क्योंकि अब एक रेटरिक आपने टी20 में नहीं, न्यूजीलैंड से। मैंने क्या बोला? नेशनल टी20 नहीं, हाँ वही इंटरनेशनल। तो एक रेटरिक आप लोगों ने भी सुना होगा साकिब भाई, कहानी ये जो चल रहा है आजकल ट्विटर पे कि शाहीन तो जाली कप्तान है, उसको तो राशिद खान और डेविड वीसा चला रहे थे। और यहाँ पे क्योंकि राशिद खान और डेविड वीसा नहीं, आप देख लेंगे क्या हुआ कि यार मतलब हम लोग इतने जल्दी जो है वो जज करना शुरू कर देते हैं किसी भी इंसान को। नहीं, ये तो फराज भाई जुल्म और ज्यादती है। एक सीरीज 5 मैचेस पे आप इस तरह अगर तख्ता वो किसी की तकदीर लिख देंगे तो फिर उससे आगे क्या बात हो सकती है। बस राशिद खान पे आई थिंक ये फिर भी कहना बनता है, बिकॉज आपने नाम ले लिया है। मेरी नज़र में वो इन एवरी सेंस वो त्रिप का पत्ता है जिसको कहते हैं ना, कि लाहौर के खिलाफ राशिद खान इतना बड़ा कोई एडवांटेज था कि जो बैटिंग टीम थी वो चले राशिद विकेटें ना भी ले, लेकिन फिर भी वो मेक श्योर करता था कि ये तकरीबन 16 ओवर का मैच खेल रहे हैं।
क्योंकि वो अपने 4 ओवर कभी 16 रन के लिए, कभी 18 रन के लिए, इस इकोनॉमी से वो गेम आफ्टर गेम पूरा कर रहा था कि टीम्स को होता था कि राशिद के ओवर निकाल दें, हम फिर दूसरा किसी को, डेविड वीसे को अटैक करेंगे, अपना जमान को अटैक करेंगे, तो वो जब इनसे लिया जाएगा, उस पे फिर किस तरह शाहीन की कैप्टनसी और जो लाहौर का कैरेक्टर है वो किस तरह रिस्पॉन्ड करता है, इफ कोई इमर्जिंग स्टार आ जाता है, कोई फरीदून आ जाता है, इस पे अभी साकिब भाई से थोड़ी सी जान पहचान करते हैं। बिल्कुल। एक्चुअल में बहुत दुनिया बात कर रही है कि इस दफ़ा लाहौर के पास राशिद नहीं है तो लाहौर नहीं जीत सकती। मैंने बहुत और भी कुछ एनालिसिस शोज़ देखे हैं। सिर्फ़ एक प्लेयर के जाने पे आप कह रहे हो, मगर उसमें मैं थोड़ा-सा आपको दूसरा तस्वीर का दूसरा रुख भी बता दूँ कि पीएसएल 6 में राशिद खान हमारे पास थे और चूँकि वो अबू धाबी में लेग शिफ्ट कर गई थी, तो वो फर्टिलिटी नहीं खेलने गए थे। पूरे 5 के 5 मैचेज़ उन्होंने खेले थे, जिसमें से 4 लाहौर कलंदर हार गई थी और क्वालीफाई हम जब कराची लेग में राशिद खान चले गए थे हमें छोड़ के पहले 2 मैचेज़ के बाद, वहाँ पर लाहौर कलंदर टॉप पे थी और जब अबू धाबी में राशिद खान 5 के 5 मैचेज़ खेले, लाहौर कलंदर ने सारे मैचेज़ हार गई, आखिरी 4 मैचेज़ हार गई और फिर आउट भी हो गई, क्वालीफाई भी नहीं किया। एक चीज़। पीएसएल 7 में 8 मैचेज़ खेल के राशिद खान चले गए और उसके बाद हमने वो 2 मैचेज़ में से भी 1 मैच जीता, फिर एक क्वालीफायर भी जीता, फिर फाइनल भी जाके जीता। तो पीएसएल 7 हम आखिरी 5 मैचेज़ राशिद खान के बगैर जीते थे और सेमीफाइनल और फाइनल हम राशिद खान के बगैर जीते थे। हाँ, बिल्कुल पिछले ठीक है साल में साकिब राशिद भाई, खान लेकिन हमारे पास थे प्लेऑफ में अवेलेबल और पहुंचाने उन्होंने में भी, जिताया। हाँ नहीं, लेकिन प्लेऑफ में पहुंचाने में भी यू हैव टू एडमिट कि राशिद का जितना कोई क्रिटिकल रोल था आप उसको डिनाई नहीं कर सकते, वो उस लेवल का बिल्कुल। प्लेयर जब आप रिमूव करते हैं ना, बड़ा मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल सही है। यार देखो राशिद खान आप ये देखेंगे राशिद खान की रिप्लेसमेंट लेने की लाहौर ने कोशिश भी नहीं की कोई इस ड्राफ्ट में। रेसी वैन der Dussen को पिक कर लिया है। किसी बॉलर को पिक नहीं किया लाहौर ने। उसको पता था कि राशिद को रिप्लेस किया ही नहीं जा सकता। तो जब आप राशिद को रिप्लेस कर ही नहीं सकते, तो उससे बेहतर है कि आप अपनी बैटिंग को थोड़ा-सा स्ट्रेंथन कर लें। जो बैटिंग में मसले आ रहे थे लाहौर कलंदर्स को। लाहौर कलंदर नर्वस चेज़र्स है। आप देखो जब चेज़ करने पे जाता है मैचेज़ हार जब पिछले साल 3 के 3 मैचेज़ चेज़िंग में ही हारे, 3 मैच हारे हैं, चेज़िंग में हारे हैं। उसको दूर करने के लिए लाहौर ने 2 प्रॉपर बैटर्स रेसी वैन der Dussen और शे होप को लिया है जो प्रॉपर बैट्समैन हैं, ताकि आप वो एक कमी तो आप पूरी नहीं कर सकते मगर दूसरी कमी को पूरी करने के लिए लाहौर कलंदर ने फिर वो वाला कार्ड खेल दिया। साकिब भाई ये जो हम लोग बात करते हैं ना चीट कोड और चीट कोड, तो आई थिंक राशिद एक जेन्युइन चीट कोड है, मतलब वाकई में वो ही मेक्स सच अ डिफरेंस। और मैंने पहली बात बोली थी, आई थिंक कुछ लोगों को या तो समझ नहीं आई थी या हजम नहीं हुई थी। मैंने बोला था कि कुछ खिलाड़ी होते हैं जो अपनी आर्ट को जो है एक बिल्कुल नई डायरेक्शन देते हैं। राशिद ने लेग स्पिन को बिल्कुल एक नई डायरेक्शन, जो कि वो समथिंग दैट लोग कहते नहीं अनिल कुंबले भी तेज करता था, शाहिद अफरीदी, वो इंटायरली डिफरेंट बॉलर थे भाई। राशिद खान की जो बॉल है, उसकी बॉल क्या वो कोई मिगिल की तो उससे कितनी दर्जनों डिग्री ज्यादा टर्न होती थी, लेकिन उसकी जो एक्यूरेसी और जो पेस और जो उसकी वैरायटी है उसकी ये, खैर एनीवेज लेट्स गो इनटू इट यार। हम लोग नहीं जब फराज भाई, इसमें ना आपको याद होगा हमारे कराची में एक वर्ड बड़ा यूज होता है, दहशत। ठीक है ना? तो दहशत राशिद की जो सबसे बड़ी चीज है वो उसकी दहशत है कि T20 की दुनिया में इस वक्त ना जो एक बंदा आपको इतनी वैल्यू दे दे कि सामने वाली टीम कह रही है कि यार इसको हमने बस विकेट नहीं देनी है, इसको एक दी तो ये 4 खा जाएगा, तो आप इसके 4 ओवर निकालो, ये के ओवर 12 रन पे निकालो, 15 पे निकालो, 18 पे निकालो, कोई गल नहीं है। सिर्फ आप, और उसमें ये इतना चोक करता है कि दूसरे एंड से कभी 20 से, कभी फलाना, कभी कौन आके वो आपका काम कर जाता है। इट चलो इज अब हम सो इफेक्टिव। बात कर ही रहे हैं, तो चलो राशिद को जब स्क्वाड में आएगा तो हम आगे निकाल देंगे। लेकिन राशिद का मैंने पहले काफी दफे ये बात भी बोली है, क्योंकि इतने सालों से स्पोर्ट्स देख रहे हैं, तो एक चीज होती है ना कि अच्छा ये बहुत कम मैंने देखा है, मैंने रोनाल्डो मेसी को ही देखा है उस लेवल पर कि एक प्लेयर हो जिसका इतना नाम हो और इतनी बिल्डअप हो और फिर वो डिलीवर भी करे नॉर्मली नहीं, और मतलब ये 80-90% डिलीवर करता है कहीं भी खेलता है, तो इतना बिल्डअप। और फुटबॉल में तो ये होता है कि जो मेसी और रोनाल्डो अगर एग्जांपल ले लें, जो भी फुटबॉल के फैंस ना आ जाए मेरे पीछे, फुटबॉल में क्रिकेट में मैं सिर्फ ये होता है जैसे रोनाल्डो खेल रहा है फॉर एग्जांपल, या कोई भी स्ट्राइकर खेल रहा है, उसको पूरे 90 मिनट तो ऑलमोस्ट मिलते ही मिलते हैं। तो 90 मिनट में उसको 2 मौके चाहिए होते हैं, एक दो उसने एक मौका भी 5 सेकंड का भी उसको एक पीरियड मिल गया, उसने गोल। स्पेशली बैट्समैन के लिए ये बड़ा होता है कि ही हैज टू मेक वन मिस्टेक, उसने एक मिस्टेक की और उसका पूरा दिन खत्म हो गया। और बॉलर के पास भी एक फाइनाइट अमाउंट, अनलेस टेस्ट मैच खेल रहा हो, वनडे या T20 में भी एक फाइनाइट अमाउंट की उसके पास अपॉर्चुनिटी होती है, उसी फाइनाइट अमाउंट में उसको परफॉर्म करना होता है, सो दैट्स द बिगेस्ट डिफरेंस।
खैर साकिब भाई स्क्वाड के अंदर चलते हैं यार, उससे पहले ही हमने एनालिसिस कर दी, तो राशिद आएगा तो विल स्किप ओवर इट। बहरहाल अच्छा, बिफोर एंडिंग साकिब भाई गोइंग इनटू एक चीज़ और, आपसे दोनों से सवाल था ब्रीफली कि जो आजकल लीग का जुम्मा बाजार लगा हुआ है, तो मैं तो बड़ा एंजॉय करता हूँ। सुबह उठता हूँ मैं, ये सामने टीवी है, यहाँ जॉब कर रहा होता हूँ और बस पीछे मैच बैकग्राउंड में म्यूट पे चल रहे होते हैं। तो आप लोग किसी लीग को देख रहे हैं लीग? मैं ज्यादातर लंच टाइम में देखता हूँ और वही वाली देखता हूँ जिस दिन रेसी वैंडरडूसन मैच के जो उसका मैच होता है, बस उसको ज्यादा फॉलो कर लेता हूँ। इतना ज्यादा मैं बाकी 3 लीग चल रही हैं। एक तो लीग आप पता है देख ही नहीं सकते, नहीं तो आपके कानों में से खून निकलना शुरू कर देगा, तो एक लीग तो वहीं पर गई। बाकी पीछे रह गई 2 लीग्स। तो उसमें एक एक लीग जो है उसमें स्टेडियम ही एम्प्टी है, तो आपको क्या फेक नॉइज के साथ आपको क्या मजा आएगा। तो फिर पीछे एक ही रह जाती है साउथ अफ्रीकन लीग, वही मैं देखता हूँ लंच टाइम में, मगर ये है कि पूरे पूरे मैचेस नहीं मैं देखता। अच्छा, मैं तो खैर यहाँ पे लगाया हुआ, तो मैं तकरीबन पूरे ही देख रहा था। कहानी क्यों बताओ? नहीं, मुझे ना थोड़ी-सी बीमारी है कि जहाँ पाकिस्तानी प्लेयर्स खेल रहे होते हैं, फिर भी मुझे थोड़ा इंटरेस्ट होता है। जिसमें बिग बैश में जब तक पाकिस्तानी प्लेयर्स खेल रहे थे, तो एक था कि यार आई वांट टू फॉलो कि किस तरह की प्रोग्रेस है, उन कंडीशंस में कैसा वो करते हैं। और बीपीएल वगैरह जस्ट बिकॉज़ ऑफ क्वालिटी एंड सर्टेन थिंग्स जो इतनी ब्लेटेंट है, वो बंदा एन्जॉय नहीं करता। लेकिन जिस तरह आईएलटी 20 अब एक टीम में शाहीन और आमिर ओपन कर रहे थे और आज़म, तो एक जेन्युइन बंदे को एक्साइटमेंट होता है, शादाब का कमबैक हो रहा है, आज़म किस तरह वो करता है। बट उसके अलावा एक ज़माना था कि जिस तरह वो ना मैं अक्रॉस भी वाइटैलिटी भी देख रहा होता था कि भाई कोई इमर्जिंग प्लेयर निकले। अब उस तरह टाइम नहीं रहता, तो सिर्फ जहाँ-जहाँ पाकिस्तानी प्लेयर्स खेल रहे हैं तो वहीं पे थोड़ा बस निगाह मेरा तो ये रहती है। होता है कि इस टाइम पे ना, जब मेरे जो वर्किंग आवर्स होते हैं, उसपे जो भी क्रिकेट आ रही होती है, वो मैं सारी बैकग्राउंड में चल रही होती है। तो जिस दिन नहीं होती, तो उस दिन मुझे बड़ा अजीब-सा लगता है। सो एनीवेज़ यार, लेट्स गेट अच्छा इनटू इट। यार, वैसे इसमें एक चीज मैंने पूछनी थी। बिग बैश तो खैर क्या नहीं, वैसे मैं भी देखता हूँ। मैं समझ रहा था कि जो आजकल 3 लीग्स इकट्ठी चल रही हैं उसका पूछ रही है, नहीं तो बिग बैश तो मुझे वैसे वो सूट भी करती, टाइमिंग भी सूट उसके कर जाते हैं। मैंने पता करना था, साउथ अफ्रीकन लीग में एक भी पाकिस्तानी नहीं है। आईएल T20 में सिर्फ एक शाहीन ही है, वो भी 4-5 मैचेस के लिए गया है। नहीं, और शादाब और और वो भी खेल रहे हैं ना, आज़म। आज़म और शादाब और आजम भी हैं, और सारे वहाँ नहीं भी एक है, ही टीम, मैं कहने वहाँ का हाँ, मतलब है डेजर्ट वाइपर्स में ही है सारे के हाँ, सारे, एग्ज़ैक्टली। कनेक्शन ठीक है। मगर उसमें बांग्लादेश में हमारे प्लेयर्स का जुआ बाजार लगा होता है, एक टीम खोलो उसमें से 6-6 पाकिस्तानी निकलते हैं, तो ये क्या चक्कर है? यार साकिब भाई, असल में मैं वो चाह रहा था उस पे बात ना हो, क्योंकि हमने प्लेटिनम शुरू करना है, लेकिन ये बांग्लादेश में बेचारे मोहम्मद हारिस के साथ इनने जो जुल्म कर दिए ना पीसीबी, इसके ऊपर तो मैं कोई 1.5 घंटा बात कर सकता हूँ। एक तो उस क्रिमिनलिटी की हमने बात की जो उसको स्क्वाड से निकाला, फिर ये 2 एनओसी के ड्रामे में बेचारा हारिस ना, आपको याद होगा यहाँ कनाडा में G20 हो रहा था, ठीक है ना, उसके लिए आ गया वो 4 मैचेस उसने, आई एम श्योर यू रिमेंबर फराज भाई, उसने एक पॉडकास्ट भी की थी यहाँ वो 2 लड़कों के साथ। तो उसकी बेसिस पे कह रहे हैं कि 2 क्योंकि आपको दे दिए टूर्नामेंट्स, तो हम फिर आगे, और वो फ्लाइट लेके बांग्लादेश चला गया। हाउ एम्बैरेसिंग इज इट कि इतनी आपकी कोऑर्डिनेशन नहीं है प्लेयर के साथ कि वहाँ फ्लाइट लेके चला गया, एनओसी नहीं है। वो एक दिन वहाँ पे ठहर के फिर दुबई से वापस पेशावर नहीं, फ्लाई करता है। ये उसके एजेंट की गलती है, उसकी गलती है। अगर आपको बट पता जो है भी कि है सेंट्रली साकिब भाई, ये कॉन्ट्रैक्टेड तो प्लेयर 2 लीग्स खेल सकते हैं, तो आप क्यों गए बगैर? उसमें उस्मान वाला ने सैयद सैदी की ट्वीट को कोट ट्वीट करके गया, भाई हमने इजाजत नहीं दी, आप झूठ बोल रहे हैं। सैयद सैदी ने लिखा कि बोर्ड की इजाजत लेके गया है। उस्मान वाले ने बोल दिया कि हमसे इजाजत नहीं लेकर गया। मगर जब आपने जमान खान को इतनी लीग्स की इजाजत एग्जैक्टली। दी है, तो हारिस को क्यों नहीं दी, ये क्वेश्चन है। हाँ, नहीं, नहीं, एग्ज़ैक्टली है, ज़माने की ये थर्ड हो गई। अब ये जाके उसने भी बीबीएल खेली है, उसने भी G20 खेली है, उसने तो ख़ैर एलपीएल भी खेली है। तो आई थिंक इट्स थोड़ा अनरीज़नेबल हो रही है पीसीबी इस पे, मतलब, और बीपीएल में तो अब ख़ैर अहमद शहजाद भी जा रहे हैं, आपने सुना होगा। तो यानी वहाँ हाँ, भी सुना इतना है। मैं बवाल हो रहा है। पिछले हफ्ते हमने, मुझे नहीं याद कि हम किस बारे में बात कर रहे थे, लेकिन मैंने आपको ये एक चीज़ पे बोला था कि मुझे हैरत, आपकी हैरत पे मुझे हैरत है। तो अभी भी मुझे कहानी तुम्हारी हैरत पे ये हैरत हो रही है कि तुम पीसीबी की किसी चीज़ पे जो है हैरत का तुम्हें यार मुज़ाहरा। फराज भाई, टू बी ऑनेस्ट, एक थोड़ी, चलिए ठीक है, हम कोई प्रोफेशनलिज्म उनसे अब एक्सपेक्ट करते नहीं है ना, कोई इंटेग्रिटी नहीं करते, बट एक फिर भी एक बेसिक वो आउंस होती है, उसका तो गलती बंदा तो तवक्का रख गलती ही लेता है। गलती उनकी नहीं है, गलती हमारी और आपकी है कि हम लोग उनसे लॉजिक लॉजिक जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो खैर बहरहाल, चलें फाइनली चलते हैं शो के अंदर यार। तो 14-15 मिनट हो, प्लाटिनम, तो बिल्कुल भाई प्लाटिनम से स्टार्ट करते हैं यार। हाँ, सो लेकिन प्लाटिनम हाँ, वैसे अच्छा यार, ये जनरल डिस्कशन होनी चाहिए। हम मैकेनिकल शो तो करते रहते हैं, लेकिन शो जो का बाकायदा आगाज़ करते हैं, शो असल में हमारा है
लाहौर की डिटेल स्क्वाड एनालिसिस के ऊपर। तो कैटेगरी वाइज शुरू करेंगे हमेशा की तरह। प्लैटिनम कैटेगरी में जाएंगे सबसे पहले साकिब भाई, प्लैटिनम में किस पे बात करनी है पहले? और यार प्लेटिनम में सबसे पहले तो हम अपने कप्तान की बात करेंगे। हमारे 23 साल कप्तान फ्रॉम लंडी कोतल या खैबर एजेंसी, जो मर्जी आप उसको कहें। पिछले साल मैन ऑफ द फाइनल थे। आपको याद होगा कि आखिरी मैच में उन्होंने आके 4 आउट भी किए थे। फिर जिस किस्म की इनिंग्स उन्होंने खेली थी, एक आते साथ डेविड वीजा से पहले आ गए थे और 15 गेंदों में 45 रन की एक लेजेंडरी इनिंग्स उन्होंने खेल दी थी। और वहां से मेरे ख्याल में ही इम्प्रेस्ड एवरीवन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। और चूंकि वो नेशनल हमारी टीम के कैप्टन नहीं बने थे, तो हर बंदा अप्रिशिएट कर रहा था। अब आजकल ठीक है, वो अब हमारी टीम के कप्तान भी बन गए हैं, तो थोड़े से क्रिटिसिज्म वगैरह और इधर उधर की चीजें भी स्टार्ट हो गई हैं। मगर ये कि फाइनल हमें जताने वाले हमारे कप्तान शाहीन अफरीदी हैं। अ, यार शाहीन के ऊपर एक बात तो ये कि इसकी जो पिछले साल भी जो T20 ये जो PSL थी, अ, ये तकरीबन मीडियोकर चल रही थी, मगर एंड में इसने फिर पिकअप कर लिया था और फिर इन द एंड ये टॉप 3 विकेट टेकर्स में आई गेस तीसरे नंबर के ऊपर पहुंच गए थे। इन्होंने जो फाइनल में 4 आउट किए थे, उनसे इनकी विकेटों की तादाद तकरीबन 19 हो गई थी, जिससे ये 4th हाईएस्ट विकेट टेकर बन गए थे। नहीं तो मुल्तान सुल्तान के जो दोनों सुल्तान थे, वही टॉप पे चल रहे थे थ्रू आउट द टूर्नामेंट, और एंड तक वही दोनों चलते रहे, अब्बास अफरीदी और एहसान उल्लाह। तो थोड़ा-सा पिछले साल भी इनकी जो बॉलिंग थी थोड़ी-सी ऑफ कलर थी, जो शाहीन अफरीदी हम देखते आ रहे थे। एक्चुअल में शाहीन अफरीदी का ये कि यार 2021 के वर्ल्ड कप में जैसी बॉलिंग वो कर गया हुआ है ना, अब दिल करता है कि वो हर मैच में वही बॉलिंग किया करे, हर सीरीज़ में वैसी बॉलिंग किया करे। और वो बॉलिंग उसकी दोबारा नहीं आई, जो कि पिछले साल PSL में भी नहीं आई थी। मगर उसके बावजूद एक तो ये कि उसने बैटिंग में अपने आप को प्रमोट किया, तो वहाँ पर भी आके उसने इम्पैक्ट डाला, 2 50s कर दी। नहीं, 1 50 की थी उसने ज़ल्मी के खिलाफ। वो तो मैच हम हार गए थे क्योंकि वो रिक्वायर्ड रन रेट बहुत ज़्यादा था। मगर ये कि फाइनल में फिर उसने जिस किस्म की इनिंग्स खेल दी थी, और देन दिलेर कैप्टेंसी, और देन फिर बॉलिंग में भी आखिर में आके 4 आउट आखिरी स्पेल में, आखिरी 2 ओवर में उसने 4 आउट करके मुल्तान सुल्तान को बैकफुट पे ले आया था। हारिस रऊफ ने एक लेजेंडरी बॉलिंग करके दोबारा मुल्तान सुल्तान को अंदर ले आया था, ताकि ज़मान खान का आखिरी ओवर जो है वो थोड़ा-सा मज़ेदार हो सके। यार अगर इसकी वो बात आपने बिल्कुल ठीक की है। रिसेंटली मैंने वो आप सही कह रहे थे, बीइंग अ कलंदर फैन, मैंने वर्ल्ड कप के स्टैट्स तो दे दिए आपको कि वो 18 विकेटें ली थी। एक एक मौके के ऊपर जब उसकी 13 विकेटें थी, वो वर्ल्ड कप का टॉप विकेट टेकर भी था। मगर आप सही कह रहे हैं कि वर्ल्ड कप में जो इम्पैक्ट, न्यू बॉल इम्पैक्ट था, वो नहीं था। लेट आके या एंड में पुरानी बॉल से आके विकेट्स वगैरह मिल रही थी, मगर जो आपको मिडल ऑर्डर में और न्यू बॉल बॉलर जो शाहीन अफरीदी वी नो, वो बॉलर इस टाइम पे नहीं है इस टाइम पे। टेस्ट मैचेस में दूसरे टेस्ट मैच जो अभी ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज हुई है, उसमें थोड़ा-सा पिकअप कर गया था, तो उसको तीसरे टेस्ट में रेस्ट दे दिया गया। वी वर एक्सपेक्टिंग कि तीसरा टेस्ट भी खिला देना चाहिए था जब उसका रिदम बन रहा है। यू नेवर नो कि सिडनी में वो हमारे लिए एक अच्छा स्पेल डाल देता, तो शायद सिडनी टेस्ट थोड़ा-सा चेंज हो जाता। मगर ये कि अभी न्यूज़ीलैंड के खिलाफ जो 5 मैचेस की सीरीज हुई है, उसमें भी जितना इम्पैक्ट हमें चाहिए था शाहीन अफरीदी का विद अ न्यू बॉल, नहीं था, बुझा-बुझा नज़र आया। ज़्यादा विकेट्स भी नहीं मिली। एक मैच में इसने शुरू के 3 आउट किए थे, मगर उसके बाद उनका कोई आउट ही नहीं हुआ और हम वो मैच भी हार गए। मगर ये कि ओल्ड बॉल से भी शाहीन अच्छी बॉलिंग कर रहा है, और अभी रीसेंट फॉर्म उसकी यही है कि न्यूज़ीलैंड के खिलाफ तो इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं था, मगर डेज़र्ट वाइपर से जो अभी डेब्यू किया है उसने मोहम्मद आमिर के साथ, उसमें जो उसने 3 आउट कर दिए पहले ही मैच में। सो आई एम होपिंग कि वो इस PSL में भी अपना जो जादू है, पुराना शाहीन वापस आए और हमें ये एक और तीसरी PSL ऑन द ट्रॉट जितवाए। क्या कहेंगे आप लोग इस पे? मैं तो ये कहूँगा कि 2-3 चीज़ें ब्रीफली। एक तो वो कल ट्विटर पे बातें हो रही थी कि शाहीन आमिर के साथ खेल रहा है, कुछ सीख कर आए। मैंने कहा कुछ और ही ना सीख कर आ जाए वहाँ से, तो अल्लाह खैर करे। तो ये, और दूसरा ये कि हम लोग शाहीन, आपको वो टेस्ट मैच याद होगा जिसमें शाहीन यंग था काफ़ी, जिसमें बटलर और वोक्स हमसे टेस्ट मैच ले गए थे। तो मुझे याद है उस वक़्त हमारी हम इतने, वो क्या कहते हैं ना, वो एक कार क्रैश, स्लो मोशन में आप कार क्रैश देख रहे होते हो एंड यू नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन, बट आप कुछ कर नहीं सकते। आपको पता है वो जा रही है और वो स्मैश होके। तो आई रिमेंबर दैट टेस्ट मैच, और उसमें शाहीन यंग था। उस वक़्त मैं ये सोच रहा था, अभी तक मुझे याद है कि यार हमारी बॉलिंग को क्या हो गया? हम पहले जो है वो किसी को 6-7 के बाद तो हमें पता था कि मैच खत्म ही हो जाएगा। फिर मैंने कहा यार हमें अपने आप को मैंने
बोला कि हमें उस नॉस्टैल्जिया से निकल आना चाहिए और रियलिटी ये है कि अब हमारी बॉलिंग अटैक वो रहा नहीं। और शाहीन, मुझे याद है शाहीन वाज द न्यू किड ऑन द ब्लॉक उस वक्त, तो मुझे था कि यार ही हैज सच अ लॉन्ग वे टू गो एंड ही इज बीन। उसके बाद वो 2021 हुआ और हमने उसको इमरान खान, वसीम अकरम, वकार यूनुस का मिक्सचर बना दिया, लाइक ग्रेटेस्ट थिंग्स इन स्लाइस ब्रेड बना दिया हमने। तो वो कसूर हमारा भी थोड़ा है, हम फैंस जो है ना, हम बहुत जल्दी चढ़ाते हैं और उतनी जल्दी उतार के नीचे फेंकते हैं। सो उसका कसूर नहीं है इसमें, बट द थिंग इज, वो मेरा मेरा ये मानना है, शाहीन स्टार्टेड टू बिलीव हिज ओन हाइप, कि जब जब आप किसी भी फील्ड में आपको लगे ना आई हैव मेड इट, मैं दिस इज इट, आई हैव मेड इट, वहां पे हमेशा आपका जवाल जरूर आता है। मुझे लगता है कि शाहीन उस माइंडसेट पे पहुंच गया था कि यार आई हैव मेड इट, और उसने ही स्टार्टेड टू टेक द इंजरी अपनी जगह, इंजरी वेरी इंजरी सब अपनी जगह, ही टुक हिज आई ऑफ द बॉल एंड ही इज नॉट बीन एबल टू गेट इट बैक। तो मुझे लगता है अभी भी शाहीन इज वे वे ऑफ पेस, सिर्फ नहीं होती, क्योंकि पेस कम, पेस में भी आप इंडिया के सिराज को देख लीजिए, 130s में करता है, 140 खींच लेता है वो भी, लेकिन वो 130s में करता है, लेकिन इतना थ्रेटनिंग बॉलर है शाहीन। मुझे अक्सर लगता है ही इज जस्ट पुटिंग द बॉल देयर एंड होपिंग कि कुछ हो जाएगा। सो आई थिंक ही हैज अ लॉन्ग वे टू गो। पीएसएल में जो हम लोग हमेशा एक बात ये जरूर करते हैं, पीएसएल में क्या होता है कि आप एक ऐसी इन्वायरमेंट में चले जाते हो जहां पर आप सेफ फील करते हो। स्पेशली लाहौर का जो माहौल है, जिस तरह उनकी टीम चलती है, देयर इज नो डाउट कि दे लुक आफ्टर देयर। समीन भाई, जिस तरह द वे समीन भाई टॉक्स अबाउट शाहीन, जैसे कि अपने बच्चे की औलाद की बात कर रहे हो, सो एक वो जो उनको इन्वायरमेंट, सो आई एम होपिंग कि जब शाहीन इस माहौल में वापस जाएगा, उसको वो लविंग, वो, क्योंकि अभी जिस स्क्रूटनी से वो गुजरा है फर्स्ट ऑफ 5 की सीरीज से, इवन आई फेल्ट, मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले ही हम बात कर रहे थे कि उसको लोगों ने ऑलरेडी राइट ऑफ कर दिया है। सो वो स्क्रूटनी और उससे जब निकलेगा और अपने थोड़ी सी टीएलसी में उसको मिलेगी, तो वो आई थिंक probably he will be, not probably, but definitely not back to that जैसे 2021 शाहीन अफरीदी, but somewhere close to that, अगर 80% पहुंच जाता है, so as a Pakistan fan I'll be very happy। जी, कैरी कुछ कहोगे? नहीं, मैं जिन जिन हमारे व्यूअर्स ने हमारा कराची वाला शो देखा था, आपको याद होगा उसमें फराज भाई ने एक बड़ी कांटे की बात की थी, दैट सॉर्ट ऑफ रेजोनेटेड विद मी, कि हम जब किसी प्लेयर को एवेल्युएट कर रहे होते हैं तो एक उसकी पाकिस्तान की फॉर्म और पाकिस्तान में वो जिस कंडीशंस में जिस उसमें खेल रहा होता है वर्सेस पीएसएल की उसकी फॉर्म, और वो जो पीएसएल का प्लेयर है, आई थिंक गालिबन उस केस में तो शायद नवाज की बात हो रही थी कि उसकी क्या वो चल रही है, बट आई थिंक उस जो बेसिक ईथोस है ना उस बात का, वो इतना काफ़ी प्लेयर्स पे अभी मैं रियलाइज़ कर रहा हूँ, हम अभी लाहौर की बात करेंगे, शाहीन पे, कुछ हद तक हारिस रऊफ पे अप्लाई हो सकता है। तो आई फाउंड दैट अ वेरी पॉइंट वर्थ मेंशनिंग, बिकॉज़ वो काफ़ी हद तक हमारे साथ रेजोनेट करता है, क्योंकि शाहीन का अभी साकिब भाई ने विकेट्स की बात की, ठीक है, थोड़ा-सा इवन एक प्लेयर जब ऑफ कलर भी हो, with the stretch of the tournament at the PSL is, वो फिर भी by the end of the tournament उसने 19 विकेटें ले ली थी, राइट, और राशिद ने शायद 20 ली थी, ऊपर तो जैसे साकिब भाई ने कहा 2 सुल्तान ही थे, बट ही प्लेड एन इंटेग्रल पार्ट इन देम गेटिंग टू द फाइनल, एंड मतलब ऑब्वियसली वो कप्तानी का मुझे फील हुआ कि इट्स जस्ट शाहीन इज डिफरेंट एज अ कैप्टन। और ठीक है, अभी पाकिस्तान की सीरीज फराज भाई ठीक कह रहे हैं कि 5 मैचेस पे आप किसी को ना जज करें तो बेहतर है, बट आई जेन्युइनली फेल्ट कि पीएसएल में शाहीन टेक्स इट ऑन हिमसेल्फ, राइट, मतलब वो न्यू बॉल से विकेट लेना भी, बीच में आके एक आध दफा वो मिडिल ओवर्स में एक अपना ओवर यूज करता है इंस्टेड ऑफ सेविंग 2 फॉर द डेथ, जब उसको लगे कि टीम को विकेट चाहिए, तो दोज काइंड ऑफ थिंग्स वो एक प्लेयर का जो कैरेक्टर है वो दिखाती हैं। ये सीजन आई थिंक शाहीन के लिए टफ इसलिए होगा बिकॉज एक तो हमने राशिद वाला फैक्टर ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, उसके अलावा ये कि जब आप पाकिस्तान के कैप्टन बन जाते हैं ना, तो अनफॉर्चुनेटली जो लेवल ऑफ स्क्रूटनी आप एक्सपीरियंस करते हैं वो बहुत डिफरेंट होती है, और इट विल बी मच डिफरेंट फॉर शाहीन फ्रॉम व्हेन ही वाज मेकिंग अ केस टू बी पाकिस्तान कैप्टन, बट अब आई थिंक वो फोकस अलग होगा, और ऑब्वियसली आपने बार इतना हाई सेट कर दिया है कि आप बैक टू बैक सीजन अगर चैंपियनशिप जीत चुके हैं तो मतलब फिर एनीथिंग लेस देन दैट बिकम्स अ फेलियर, तो इसलिए आई थिंक शाहीन के लिए बहुत टेस्टिंग सीजन है, एंड इवन एज अ लीडर अब वो प्रॉपरली आजमाया जाएगा, बिकॉज आपकी अगर पहली पाकिस्तान सीरीज इतनी डायर गई हो और ऑब्वियसली सबकी नजरें फिर उसके बाद पीएसएल पे होंगी, तो ही नीड्स टू मेक अ स्टेटमेंट दिस पीएसएल। ये लाहौर कलंदर तो एक
किस्म से वसीला है उसके लिए कि वो एक अपना पैगाम देखे कि भाई मुझे एक वजह से बनाया गया था। तो बस इतना ही शाहीन पे, अभी आगे भी बात होगी। सही है यार, ये आपने बिल्कुल सही बात की है कि जब कोई नेशनल टीम का कैप्टन बन जाता है ना, फिर सारी नज़रें उसके ऊपर हो जाती हैं और फिर क्रिटिसिज़्म इसी वजह से मैं नहीं चाह रहा था, टू बी ऑनेस्ट। दुनिया कह रही थी कि सोशल मीडिया के ऊपर आप लाहौर कलंदर वालों ने ये कर दिया, वो कर दिया। मैं उनको ये समझाता था कि भाई मैं एज़ ए लाहौर कलंदर फैन मैं चाहता ही नहीं था शाहीन जो है नेशनल टीम का कैप्टन बने, क्योंकि सबसे ज़्यादा चितरौल आपके कैप्टन की होती है पीसीबी के चेयरमैन के बाद। पहले पीसीबी चेयरमैन को गालियाँ पड़ती हैं, साकिब भाई इसमें फिर एक कप्तान छोटी को सी बात है, पड़ती हैं। नहीं नहीं एक छोटी सी बात है, जब कोई भी बंदा, ठीक है, पीएसएल आपका प्रीमियरशिप टूर्नामेंट है, बैक टू बैक सीजन्स में कोई भी कप्तान अगर वो पीएसएल चैंपियन बन जाएगा, वो बाय डिफॉल्ट उसने पाकिस्तान का कप्तान बनना है, आप कुछ नहीं कर सकते। मतलब वो ना ना भी चाहे फिर भी उसको जबरदस्ती बना देंगे, मतलब दैट इज फोर्सिंग योरसेल्फ इनटू द थ्रोन। हाँ, नहीं चलें। शाहीन भी मेरे ख्याल में आइडियली उनको नहीं लेनी चाहिए थी कप्तानी इतनी यंग एज में। उनको पता भी है पाकिस्तान के कैप्टन्स और बाबर के साथ जिस तरीके से भी कुछ ट्रीटमेंट हुआ, मतलब कि इट वाज़ ऑल फेयर कि उसकी कप्तानी 4 साल के बाद अभी चली जाती, मगर जिस तरीके से ज़का अशरफ ने उस सारी चीज़ को डील किया, वो ज़रा अनएथिकल था। शोएब जट के साथ जाके इंटरव्यू करना और फिर वो पब्लिक में मैसेज वगैरह लीक करना, तो पाकिस्तानी कप्तानों के साथ जो इस तरह का सलूक होता है, उसमें मैं नहीं चाहता था कि शाहीन अफरीदी बने। आगे चलते जी हमारा सेकंड प्लेयर है अच्छा, अ, लास्टली अभी जो आपने बोला ना कि वो ज़का अशरफ ने जिस तरह किया बहुत ही गलत। आई थिंक इट वाज़ वेरी फिटिंग, लाइक इट वुड हैव बीन ऑड अगर वो इस तरह नहीं करते, अगर वो नॉर्मल तरीके से चीज़ों को हैंडल करते तो वो ना पीसीबी होता, ना वो ज़का अशरफ होते। सो आई थिंक इट वाज़ वेरी फिटिंग द वे ही डिड इट। एनीवेज़ मूविंग ऑन, अगला प्लेयर बोलिए। जी, अगले वो प्लेयर हैं जो मेरे दिल से बहुत करीब हैं, हमारे 33 साला लाहौर मर्दे कलंदर फ्रॉम मर्दान फ़खर ज़मान, जिससे मुलाकात मेरी भी हुई है कुछ महीने पहले, फराज़ आपकी भी हुई है। बड़ा ज़बरदस्त, आपकी तो ख़ैर एयरपोर्ट पे हुई थी। मैं तो उनके होटल में उनसे मिलकर आया था और मैंने फ़खर भाई को एक बात की, मैंने कहा, "फ़खर भाई, आप प्लीज़ वादा करें कि आपने लाहौर कलंदर्स को छोड़ के नहीं जाना।" तो उन्होंने कहा था, "यार साकिब भाई, मैं आपको सही बता रहा हूँ, अब लाहौर मुझे निकालेगी तो मैं जाऊँगा, मैं खुद से कभी नहीं जाऊँगा, ये मैं बता चुका हूँ।" और पिछले साल वो तो 1 साल सिर्फ़ ऐसा हुआ था कि वो जाना चाह रहा था। उसके बाद तो फिर जो कुछ लाहौर उनके साथ करता है, आँख में चोली जो करता है, वो जानबूझ के करता है। न 9 प्लेयर्स पिक करने के लिए लाहौर उनको ड्राफ्ट में जाने देता है और फिर ड्राफ्ट में दोबारा उनके पिक कर लेता है। इस दफ़ा तो आप देखिए कि किसी ने फ़खर ज़मान को पिक करने की कोशिश भी नहीं की, हालाँकि लाहौर की तो आखिरी टर्न थी। तो उनको पता था कि लाहौर कलंदर्स ने सिर्फ राइट टू मैच तो कर ही देना है, तो फिर क्या ज़रूरत है उनका राइट टू मैच ज़ाया करवाने की। यार फ़खर ज़मान के बारे में क्या कहें, फ़खर ज़मान का ये है कि जब से आए हैं लाहौर कलंदर्स के लिए बहुत अच्छा, पीएसएल 2 से आए थे, बैज़ मकल्लम के अंडर, और आते साथ ही एक 25-30 रन्स की अच्छी इनिंग्स थी और अगले मैच में कराची के खिलाफ इन्होंने 50 कर दी थी शारजाह में उस पीएसएल 2 में। और तब से लाहौर कलंदर के लिए वो टॉप स्कोरर होते हैं, पिछले 5 सीज़न से तो मैं देख रहा हूँ। वो लाहौर, एक साल ऐसा था जिसमें बेन डंक के स्कोर 8-10 रन्स इनसे ज़्यादा थे, मगर उस सीज़न को अलावा छोड़ दें तो हमेशा फ़खर जो है सो ज़मान है, वो लाहौर कलंदर के लिए इन बैटिंग डिपार्टमेंट में टॉप स्कोरर होते हैं और पिछला साल भी ऐसे ही था कि इन्होंने तकरीबन 429 रन्स इन्होंने किए, 160 के स्ट्राइक से, 160 के स्ट्राइक रेट से खेले इन्होंने और ये लीग के भी चौथे टॉप स्कोरर थे। मेरे ख्याल में पहले रिज़वान थे, फिर बाबर थे, फिर रायले रूसो थे और चौथे नंबर पे फ़खर ज़मान थे। तो लाहौर के लिए उनकी जितनी सर्विसेज़ हैं, और जिस किस्म की वो बैटिंग कई दफ़ा कर जाते हैं, आते हैं और फिर उछा जाते हैं, जो पिंडी में इन्होंने जिस तरीके की सेंचुरी लगा दी थी इस्लामाबाद यूनाइटेड को, फिर एक लाहौर में भी बड़ी ज़बरदस्त सेंचुरी की थी, मेरे ख़्याल में सेंचुरी थी या 80-90 रन्स थे इस ज़ल्मी के खिलाफ, बहुत ज़बरदस्त इनिंग्स थी, जिसमें इन्होंने अपना वो कुमार संगकारा वाला हेलमेट भी चेंज कर लिया था इन द मिडल, क्योंकि इनसे शुरू में लग नहीं रही थी। 30-40 रन्स के ऊपर शाहीन खुद आया और शाहीन एक नया हेलमेट लेके आया गोल वाला, उसने कहा, "ये तिरछा हेलमेट तुम्हारे ऊपर नहीं चलता।" उतारा, इसको दूसरा हेलमेट दिया, सेंचुरी कर गया। सेंचुरी थी या कोई बड़ी इनिंग्स थी, इफ आई रिमेंबर करेक्टली। तो यार बात ये है कि वर्ल्ड कप आपने देखा, अगर रीसेंट फॉर्म की बात कर लें, वर्ल्ड कप में से पहले आउट ऑफ फॉर्म हो गए थे एशिया कप में, फिर वर्ल्ड कप में इनको ड्रॉप कर दिया गया। फिर वो जो उनका कमबैक हुआ बांग्लादेश के खिलाफ, बड़ी खूबसूरत इनिंग्स थी। फिर जो न्यूज़ीलैंड के खिलाफ उन्होंने किया, वो तो आपको पता ही है। फिर अभी ये जो 5 वनडे हुए हैं, 5 सॉरी टी20 हुए हैं न्यूज़ीलैंड के खिलाफ, उसमें भी एक 50 थी और फिर ये जो आखिरी मैच हम जीते हैं, उसमें बड़ी इम्पैक्टफुल इनिंग्स उन्होंने खेली। बल्कि आज मैं उनका इंटरव्यू फ़खर का सुन रहा था,
वो कह रहे थे, किसी ने पूछा यार इश सोडी आपको कुछ कहता है? तो कहता है यार वो वाक़ई मुझे आके बाद में उसने बोला कि फ़खर भैन मेरे नाल की मसला तानू। तो उसने पंजाबी में जाके फ़खर ज़मान को बोला कि यार मुझे इतनी फैंटी क्यों लगाते हो? ये आज की इंटरव्यू है, आज वो कहीं पर ऑस्ट्रेलिया मेरे ख़्याल में जाके कोई अकेडमी वग़ैरह खोलने गया हुआ है, समथिंग लाइक दिस कुछ इस तरह का सीन था, तो वहाँ उसके पर बाद मैंने भी इस बात को साकिब भाई इंट्रोड्यूस किया। उनसे पूछा, साइम और आज़म के बारे में भी पूछा, अगर आपने वो वाला पार्ट सुना हो कि हाँ, अगर उसने बोला आप कि मैं होता तो मैं ड्रॉप ना करता, मैं सारे मैचेस खिला देता। यार बात ये होती है कि खैर वो बाहर से बैठ के बात करना और फिर जाके एज़ अ कैप्टन जाके करना ना 2 मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं। बात ये होती है कि जब आप फ्रैंचाइज़ की तरफ से जब आप एज़ अ फैन बात कर रहे होते हैं, तो आप बंगल ज़ई को 1 मैच या 2 मैच के बाद ड्रॉप कर देती हैं और फिर आपकी एक्सप्लेनेशंस होती हैं। या किसी भी और यंगस्टर्स के पास 1-2 मैचेस के बाद दुनिया एक्सप्लेनेशंस देती है कि नहीं यार इस स्टेज पे इतने ही मैचेस मिलते हैं। मगर जब आप दूसरे के लिए बात करते हैं तो कहते हैं कि जी 5 के 5 मैचेस साइम को मिलते या 10 के 10 मैचेस आज़म को देते हो, इस तरह बात होती है। तो आप अपने आप को उस शूज़ में डालें तो फिर पता चलता है कि यार हम लोग बाकी जो टीम्स होती हैं, जब आप पीएसएल लेवल के ऊपर भी देखते हो यंगस्टर्स जो 2-3 मैचेस में फ्लॉप होते हैं तो उनको 5-5 मैचेस कोई भी नहीं देता। 7-7 टीम्स जो होती है वो शफल कर रही होती है क्योंकि आपने इवेंचुअली जीतने के लिए खेलना होता है। तो उसी तरीके से वाकई साकिब भाई जब आप आप कासिम कैप्टन होते अकरम हैं तो का आपको एग्जांपल जीतना ले भी लें। होता है। एग्जैक्टली आप कासिम अकरम का एग्जांपल ले लें, देयर जी। वो ऑब्वियसली आपको अगर मैच जीतने के लिए बेस्ट 11 ढूंढनी है तो वो इमर्जिंग प्लेयर, वो यंगस्टर ही होता है जिसको ड्रॉप करना सबसे ज्यादा आसान होता है, हकीकत यही है। बिल्कुल ऐसा ही है ना, तो वो बात यही मैं कह रहा हूँ कि बाहर से बैठ के बात करना बड़ा आसान होता है, जब आप खुद उस पोज़ीशन में होते हैं, तो आपको फिर जीत के लाले पड़े होते हैं कि भई मुझे 1 मैच जीत जाऊँ। शाहिद अफरीदी सीरीज़ हार चुके थे, वो याद होगा 4-0 पड़ चुका हुआ था, 5वें मैच में उसने बॉल चबा ली और उसके बाद उन्होंने बॉल चबाने के बाद क्या कहा था? उन्होंने कहा था आई वाज़ जस्ट वांटेड 1 विक्ट्री फॉर माय नेशन। मैं 1 मैच जीतना चाहता था बस और उसमें बॉल चबा ली उन्होंने। तो वो बात ये होती है कि जो जिस पोज़ीशन में जब होता है ना, तो जीत के लाने पड़े होते हैं, उसमें ये सारी बातें होती हैं। तो आप लोग फ़खर ज़मान के ऊपर आप लोग क्या कहेंगे? सर फ़खर पे बस ये कहना है कि मेरी नज़र में तो एट दिस पॉइंट ही इज़ द मोस्ट सेल्फलेस प्लेयर इन द पाकिस्तान सेटअप, राइट? जो कि मतलब जिस भी सिचुएशन पे जाता है जेन्युइनली आपको कॉन्फिडेंस होता है कि ये सिचुएशन खेल के देगा वो। एंड एट टाइम्स ठीक है, फ़खर की आहिस्ता-आहिस्ता जिस तरह एज हो रही है, सर्टेन थिंग्स आपको लगता है कि रिफ्लेक्सेस जाने शुरू होते हैं। बट दोज़ आर थिंग्स, जो मज़ेदार बात है कि फ़खर हैज़न्ट लेट इट अफेक्ट हिम। हालाँकि अब तो ख़ैर लोग भूल गए हैं। आपको याद होगा वर्ल्ड कप से कुछ अरसे पहले तक और इन वर्ल्ड कप के शुरू तक भी आप कह सकते हैं फ़खर के ऊपर एक बहुत ही बुरा वक़्त गुज़र रहा था और फ़खर के बारे में काफ़ी बातें हो रही थी। मतलब कि मे बी ही इज़ पास्ट हिज़ पीक, मे बी इट्स टाइम टू लुक फॉरवर्ड, मतलब उस तरह की बातें होनी शुरू हो गई थी। तो जो बंदा इस तरह की सिचुएशन से निकल के आपको एक स्टेटमेंट परफॉर्मेंस दे, उसका कैरेक्टर उभर के ऊपर आ जाता है। और मेरी नज़र में तो अगर सिंगल हैंडेडली रोल्स की बात की जाए ना, कि फ़खर ज़मान का जितना रोल है ये बैक टू बैक सीजन्स लाहौर कलंदर को जिताने में, चले अपना पीएसएल जिताने में अलग, लेकिन सिर्फ प्लेऑफ्स तक पहुंचाने में अगर आप फ़खर ज़मान की वैल्यू देखें तो इट इज़ इमेजरेबल। मतलब कुछ लाहौर फैंस तो इतने आई नो एक उसमें चले जाते हैं कि अगर फ़खर की विकेट गिर जाए तो कहीं इनकी लाइन ना लग जाए, इस लेवल की वैल्यू है। मतलब मुझे याद है साकिब भाई भी, हम ड्राफ्ट से पहले बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कुछ एक मिडिल ऑर्डर में हमें कोई राशि मिल जाए या मलान मिल जाए कि हमारा दिल थोड़ा बैलेंस रहे। तो इस लेवल की इंपॉर्टेंस है फ़खर ज़मान की। एंड अगेन ठीक है, मैं वो अगेन साकिब भाई हम बहुत दफ़ा ये बाबर रिजवान ओपनिंग की बात कर चुके हैं और हमें अब सबको पता है, वो एक एक बात दोहराने की कोई वो नहीं है। बट आई फाइंड इट बॉगलिंग, ठीक है, कि पीएसएल आपका प्रीमियर टूर्नामेंट है, ठीक है, उस पे जिस स्ट्राइक रेट से फ़खर ज़मान पावर प्ले में पिछले बैक टू बैक सीजन्स में करता आ रहा है, 140 के ऊपर का स्ट्राइक रेट जो लोकल ओपनर्स में देखा जाए तो सिर्फ फ़खर ज़मान और मोहम्मद हारिस का ही आपको कंसिस्टेंटली दिखता है। एंड इट्स अनफॉर्चुनेट दैट वी हैवंट बीन एबल टू यूज देम, क्योंकि फ़खर जब तक उसकी बारी ज्यादातर आती है पावर प्ले जा चुका होता है, राइट, जो हकीकत है। उसके बावजूद भी वो आके कैपिटलाइज कर लेता है। अगर टीम की जरूरत हो कि वो 15 बॉलों में 150 के स्ट्राइक रेट से खेले तो वो आपको खेल के देता है। बट सिर्फ रैप अप करते हुए मैं एक चीज फ़खर पे कहना चाह रहा था, विच आई इवेल्युएटेड, कि लास्ट कोई 18 महीने में फ़खर की गेम में तो निखार की आप बात कर ही सकते हैं, बट जो उसकी थॉट प्रोसेस में जो एक चेंज आया ना, एंड अगेन दिस स्टेम्स फ्रॉम
व्हेन जो उसके ऊपर बुरा वक्त गुजरा था कि वो ऑपोजिशन बॉलिंग अटैक में टारगेट कर लेता है कि ये मेरा बंदा है, ठीक है ना, कि अगर मैं फलाना XYZ फर्गसन है या जो भी है इसके खिलाफ अगर मैं फंसता हूँ, और वो अलग बात है कि अब वो वॉक इन करे और आपका रिक्वायर्ड रन रेट 15 हो तो उसने मारना ही मारना है, बट अगर इफ ही इज इन कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन तो वो टारगेट कर लेता है कि इस बॉलिंग अटैक में मैंने फलां को टारगेट करना है, इसमें मैंने फलां को टारगेट करना है। और अगर वो कभी कभार स्लो स्टार्ट भी ले, दिस इज इवन यू कैन लुक एट इट इन लास्ट सीजन PSL, वो एक बॉलर का ओवर टारगेट करके उसमें 15-18 रन करके, चाहे वो उसामा मीर हो, चाहे वो अभी इश सोदी हो, चाहे वो जो भी हो, वो अपना पूरा कर लेता है। और वो उससे लाहौर कलंदर्स को जो फाइनल प्लेटफॉर्म सेटिंग की जो हम बात करते हैं कि आप आखिरी 5 ओवर में इस तरह का फिनिशर्स को, डेविड वीसे हो गए, राशिद हो गए, जो भी आने वाले हैं, शाहीन हो गए, उनको प्लेटफॉर्म बना के दें कि आखिरी 5 ओवर में अगर उनने 60 रन भी कर दिए, राइट, मतलब या 45 भी कर दिए, 50 भी कर दिए, तो भी यू हैव अ डिफेंडेबल टारगेट। तो ये वो होती है कि आप प्लेटफॉर्म बना के दें। तो फखर की वैल्यू तो सर इमेजरेबल है, एंड इफ कलंदर्स आर टू डू समथिंग दिस सीजन, आपने ठीक है रासी वनडरसन ले लिया, आपने शाय होप ले लिया है, आपने साहिबजादा फरहान ले लिया है, बट फखर हैज टू डिलीवर। इफ फखर डजंट डिलीवर, कलंदर्स आर इन बिग ट्रबल। सही है। यार अच्छा फखर पे क्या बात करें, लेकिन द ओनली थिंग आई कैन से जो जैसे अभी कहानी कह रहा था ना कुछ दिन पहले, कुछ अर्सा पहले, वर्ल्ड कप से पहले, फखर वाज ऑलमोस्ट लग रहा था कि उसका करियर खत्म ही हो गया है और वो कभी वापसी नहीं करेगा। तो वो हमारे फैंस जो है, जैसे मैंने बोला कि जब हाथ गिराते भी हैं तो वो हमारे फैंस की, क्योंकि आपको साकिब भाई आप भी, मुझे पता है, उन ट्विटर डिबेट्स का हिस्सा रहे हैं जिसमें लोग अभी बाबर रिजवान पे जब बात करते हैं तो कहते हैं तो फखर से ओपन क्यों नहीं कराते। लोग भूल जाते हैं कि भाई फखर ओपनर ही था, वो फेल पे फेल हो रहा था, इसलिए रिजवान को और बाबर को लाया गया था। तो खैर पॉइंट बीइंग के फखर अब उस मकाम पे पहुंच गया है कि आप जैसे जिंदगी में मैच्योर होते जाते हो, आपके तजुर्बे आते जाते हैं, तो फिर आपको डिसीजन मेकिंग आपकी बेहतर होती है और कुछ होना, स्किल तो आपके पास हमेशा होता ही है। आप एज अ प्रोफेशनल भी अपनी अपनी फील्ड्स में भी आप अब जैसे हम स्कूल में होते थे या एग्जाम एग्जाम वगैरह होते थे तो हम घबराए हुए होते थे। अब अगर आपको सोचे कि यार कितनी मजाक चीज से हम इतना क्यों घबराते थे। जॉब में भी, जब मैं पहली जॉब मैंने कनाडा में आके स्पेशली की, तो मैं पहली जो प्रोजेक्ट मिलता है तो आप घबराते हो, फिर अब तो मजाक लगता है क्योंकि आप नींद में भी कर सकते हो। सो पॉइंट बीइंग कि जो आपका तजुर्बा, यू हैव बीन थ्रू दोस सिनेरियोज ओवर एंड ओवर एंड ओवर, सो यू हैव दिस कॉन्फिडेंस। सो आई थिंक दैट्स वेयर फखर इज नाउ, क्योंकि हाउस होल्ड नेम, दुनिया भर में खेला हुआ, दुनिया भर में मैं, और उसके अंदर एक चीज जो मैं तो उसको ऑब्वियसली पर्सनली नहीं जानता, जो देखी है मैंने चीज उसके अंदर, मैंने उसके अंदर वो देखा है कि ही इज, मैं उसके अंदर नहीं है, ही थिंक्स कि यार मैं टीम के लिए क्या कर सकता हूँ। ये बड़ी, मैं भी एक वो जो कनाडा वाले पॉडकास्ट करते हैं उनका मैंने क्लिप देखा था। वो एक कैनेडियन लड़का था जो यहाँ से लोकली जो लीग में खेल रहा था, फखर के साथ ओपन कर रहा था वो। तो फखर की अच्छी फॉर्म उस वक्त भी नहीं लगी हुई थी, उसमें भी फखर से रन नहीं हो रहे थे। तो वो कहता है कि फखर मुझसे आके पूछ रहा है नॉन स्ट्राइकर पे, यार मैं क्या गलत कर रहा हूँ। तो द पॉइंट बीइंग कि द विलिंगनेस टू फर्स्ट ऑफ ऑल एडमिट कि देयर इज अ प्रॉब्लम एंड देन विलिंग टू फिक्स द प्रॉब्लम। आपको साकिब भाई ये बात तो याद होगी कि यहीं रेलू कट्टे पे मैं कितनी बार फखर की, आप 3-4 साल पहले कितनी बार आपको बोल चुका हूँ, भाई फखर को मैं कैप्टन हूँ तो मैं उसको 4 बॉल में आउट कर लूँ, स्क्वायर लेग लो, डीप फाइन लेग लो, उसके सीने पे एंगल पे बॉल करो तो एक छक्का मारेगा, 2 ज्यादा से मारे, तीसरा टॉप एज कर देगा। अब वो नहीं करता, वो रिस्ट रोल करके शॉट मारता है। पॉइंट बीइंग ही इज इम्प्रूव्ड एंड आई ऑलवेज, क्योंकि देखिए the thing I always say, if you're playing at this level, आप गली से तो उठ के आए नहीं हो, there is a certain skill that you possess, that's the reason you're at that stage, but being able to harness and improve that skill is something not everybody does. So I think Fakhar has done that, और अब वो आपकी टीम का वही हो गया कि जब तक फखर खड़ा है तब तक मैच बना हुआ है। वो कितना भी आपका स्ट्राइक रेट, वो रिक्वायर्ड रेट चढ़ जाए, आपको पता है एज लाहौर फैन कि यार फखर खड़ा है तो वो हो सकता है, जो वो तो वंस इन अ लाइफ टाइम मैं बोलूंगा जो न्यूजीलैंड के साथ इसने वर्ल्ड कप में किया। बट वो भी हमको क्या था कि फखर खड़ा है तो वो 400 भी कर जाते, हम लोग को था कि फखर खड़ा है तो हम 400 भी कर जाएंगे। सो दैट्स द वैल्यू ही होल्ड्स। एनीवेज,
लेट्स मूव ऑन फ्रॉम एक फखर। चीज और इसमें फराज भाई ना, हम चले फखर द बैट्समैन की तो हमने बात कर भी ली, बट आई थिंक कुछ एक्स्ट्रा भी वो एड ऑन्स नहीं होते आपके मील में, उसकी भी बात होनी चाहिए कि फखर की जो वैल्यू है वो फखर द फील्डर पे भी एक्सटेंड होती है, वो फखर द टीममेट पे भी एक्सटेंड होती है, राइट? कि वो आपको ड्रेसिंग रूम में जिस तरह की वैल्यू ला के देता है, जिस तरह की वो पॉजिटिव एनर्जी लाता है, इवन हमने जो थोड़े बहुत क्लिप्स देखे हैं जिस तरह की वो, और यंगस्टर्स के साथ जिस तरह गोल मुल के हंसी मजाक हो रहा होता है, बहुत से यंग प्लेयर्स, इवन मैं एक क्लिप देख रहा था, क्या नाम है इनका जो अब रेलेगेट होके, ताहिर बेग की, कि उसने जो बताया कि मैं फखर के साथ जब पहली दफा ओपन किया तो मैं ऑब्वियसली रिज साइड मैचेस में कर चुका था उसमें, लेकिन जब मैं पीएसएल में गया तो ऑब्वियसली वो क्राउड का शोर और वो अलग ही लेवल का वो होता है, तो उसमें मुझे फखर आके याद दिलाता था कि भाई तूने सिर्फ बॉल देखनी है और किसी को नहीं देखना। तो मतलब जिस काइंड ऑफ दैट, राइट, कि वो टू अच्छा, रिलेट एज अ पर्सन, अब आप बात कर ही रहे हो कहानी, तो मैं खैर साकिब भाई आप लोगों को तो बता चुका हूँ, लेकिन जस्ट फॉर द व्यूअर्स एक बार फिर ब्रीफली बताऊं कि जब मेरे से, मुझे तो खैर अगेन, मैं मुझे कोई प्लेयर से मिलने का शौक नहीं है, मैं बच्चा तो हूँ नहीं, सो मुझे तो कोई शौक नहीं रहा, तो मेरे बच्चों को वक्त था मिलने का, तो उनकी वजह से मैंने अरेंज करवाई मीटिंग। तो वो फखर जो है वो उसने खुद ही मैसेज किया कि भाई मुझे फलाने ने नंबर दिया आपका और मैं तो आज निकल रहा हूँ, तो आप एयरपोर्ट आ जाएं। मैं कहा ठीक है। हम एयरपोर्ट पहुंच गए। एयरपोर्ट पहुंचे तो टर्मिनल 1 पे हम खड़े हुए, मैंने मैंने अपने मेरे बच्चे ना बॉल और बैट वैट लेके गए थे, उनकी मैंने तस्वीर खींची और मैंने व्हाट्सएप कर दी फखर को। फिर क्या, फखर भाई वेटिंग फॉर यू, तो कहता है वो जबरदस्त, बस मैं आ रहा हूँ 15 मिनट। अब वो फिर उसके बाद फखर जमान मुझे फोन करते हैं कि यार आप कहाँ हो, मैंने कहा मैं तो दरवाजे पे खड़ा हूँ, कहते मैं भी खड़ा हूँ। तो वो थे टर्मिनल 3 के ऊपर, तो हम थे टर्मिनल 1 में और फखर भाई हो गए थे ऑलरेडी लेट। तो मैंने कहा यार, मैंने कहा फखर भाई आप जाइए, मुझ मैं तो नहीं पहुंच सकता, आपकी फ्लाइट लेट हो रही है। कहते यार आप कोशिश तो करें। मैंने कहा नहीं फखर भाई आप चले जाए। कहते नहीं यार आप कोशिश तो करें, बच्चे उदास हो जाएंगे, आप कोशिश करें। तो कहता आई फील बैड, बच्चे आए हैं तो मैं खड़ा, आप आइए। तो मुझे पता भी नहीं था, पता चला कि ट्रेन जाती है टर्मिनल 1 से 3। हम भागे भागे भागे। वो फखर भाई जो है वो मुझे तो नहीं पहचानते, फखर जमान। मैंने बच्चों की पिक्चर भेजी थी थोड़ी देर पहले उनको, तो वो बच्चों को पहचानते थे। तो हम टर्मिनल 3 पहुंचे और हम भाग रहे हैं, तो उन्होंने देखा, तो उन्होंने आवाज दी, कहते फराज भाई इधर देखो। कहता ये, कहता मैं बच्चों को देख के पहचान गया, आप ही हो गए। तो फिर उसने बुलाया और वो बेचारा खड़ा हुआ, तो जैसे ही बच्चे पहुंचते ही उसने जो है अपना बैग खोला, बैग खोल के जो किट थी उसने किट निकाली अपनी, जो मैच खेल के आया था वही किट बच्चों को दे दी। फिर साइन किया, जितनी चीजें साइन करवाई इन्होंने साइन किया, सब हो गया, तस्वीरें खिंचवा ली। उसके बाद बोलता है फराज भाई अब इजाजत है। मैंने कहा यार बहुत बहुत शुक्रिया। फिर उसके बाद अंदर गया है, वहां फखर जमान अंदर गया है, वेटिंग एरिया चेक इन कर लिया। फिर एक ऑडियो मैसेज भेजा इसने, फखर जमान ने, बच्चों के लिए कि आई एम वेरी हैप्पी कि आप मुझसे मिलने आए, आई एम सॉरी मेरे पास टाइम कम था, अगले साल मैं आपके साथ ज्यादा टाइम गुजारूंगा। So like he doesn't need to do these things, right? He's a global superstar, like लोग, so that's जो मैं कह रहा था ना, as a job, आपने बात की कहानी कि as a person and like these things matter a lot. तो खैर let's move on from फखर यार, अगला प्लेयर बोलिए। यार ऐसा ही है। और साइन से याद आया कि मेरी शर्ट को भी फखर जमान ने ग्राउंड में साइन किया था, जब मैं उनसे मिला भी नहीं था। दूर से मैं बार बार फेंकता था, उनके करीब से पहले गिर जाती, फिर मैं बॉल बॉय से मंगवाता था। फिर एक मैंने जोर से फेंकी उनको, तो सबसे पहले उन्होंने इसमें साइन कर दिया, क्योंकि वो मुझे पहचान चुके थे। तो अगले दिन उन्होंने बताया भी कि मैंने आपको पहचान लिया था, तो इस साकिब भाई वजह से मैंने आपको फॉलो आपका तो किया। मिलना जो है ना ये बनता है, क्योंकि फखर जमान ने तो लास्ट ईयर ट्वीट किया था कि साकिब भाई को ट्रॉफी दिखाने के लिए तो कनाडा आना पड़ेगा, सो ही नोज हु यू आर। सो आपका तो, आप एज अ लाहौर फैन आपका तो बनता है, बिल्कुल बनता है। बस। चलिए यार, तो आगे हमारे पास यार हमारी साकिब भाई तीसरी इसमें प्लाटिनम बॉल पिक बॉय क्या है? वाला बड़ा फनी है। मैं ना इस पे G20 में देखने गया, तो हम वो लाला ना उस वक्त ये मिड ऑन पे फील्ड कर रहे थे, वो सर्कल के अंदर था, तो हमने बॉल बॉय को आवाज लगाई कि लाला से साइन करवा लो, लेकिन वो या समझा नहीं है क्या, वो मेरी शर्ट लेने जाके उस वक्त स्क्वायर लेग पे ये राना फहीम खड़ा था, उसके पास ले जाके साइन कराया। मैंने कहा यार मैं करवाना किससे चाह रहा हूँ, तो ले किसका। साकिब चलो भाई तो बात जब सही। होटल गए थे, साकिब भाई तो फखर लाला के साथ बैठे हुए थे, बाकी लोग आ रहे थे, तो साकिब भाई ने तो उनसे मिलने से इनकार कर दिया, इग्नोर कर दिया सबको, हाँ, फहीम। राणा नहीं, नहीं, राणा साहब से मैं मिला था, मैंने तस्वीर खिंचवा ली थी, मगर निकलते वक्त जब मैं निकल के जा रहा हूँ, फखर भाई जा चुके थे, फिर मैंने राणा साहब के साथ भी तस्वीर खिंचवाई थी। फिर एक दिन, अगले दिन भी समीन भाई से जब मिलने गया, वहां पर भी राणा साहब मिल गए थे वहां पर, फिर भी मैंने उनके साथ पिक्चर बनवाई थी। तो यार, राणा साहब भी इंशाल्लाह ताला कम बैक करेंगे, और इस साल इस्लामाबाद यूनाइटेड को भी मैचेस जितवाएंगे सवाई लाहौर के। यार तीसरी प्लाटिनम पिक के ऊपर चलते हैं, जो हमारे पास है, मेरे एक और बड़ी मेरी फेवरेट पिक,
रेसी वेंडर डूसन, हम बहुत ज्यादा मैं चाह रहा था कि यार रेसी वेंडर डूसन जो है इस साल लाहौर कलंदर पिक कर ले, और अल्लाह ना करे कि इस्लामाबाद यूनाइटेड उनके ऊपर कोई अपना राइट टू मैच कार्ड खेले। वही हुआ, टीम्स ने रेसी वेंडर डूसन को छोड़ दिया, डेविड मलान को छोड़ दिया प्लाटिनम राउंड में, क्योंकि बहुत सी टीम्स बॉलर्स की तरफ चली गई थी। तो लाहौर के अंदर की चूंकि बैक टू बैक 2 पिक्स थी, तो पहली में हमने लिया फखर, दूसरे में हमने लिया रेसी वेंडर डूसन। रेसी वेंडर डूसन यार पिछले साल इस्लामाबाद यूनाइटेड से खेले थे, 6 मैचेस में कोई एक बड़ी इनिंग्स तो उनकी नहीं आई थी, मगर ये कि फिर भी एक 2 40-40, 45-45 रन्स की इनिंग्स उन्होंने खेल दी थी। अ, मगर बड़े स्टेचर का प्लेयर है। लाहौर की जो प्रॉब्लम है कि लाहौर को एक जेन्युइन बैट्समैन चाहिए होता है कि जो मिडल ऑर्डर को आके सँभाल ले। तो अगर ये इस दफ़ा आते हैं, 1 डाउन पे खेलते हैं या 2 डाउन पे खेलते हैं, तो हमारी वो लाइन लगती है एक जो लाहौर कलंदर्स की है, या 5 नंबर पे भी खेलते हैं, जो एक लाइन लगती है उसको वी आर एक्सपेक्टिंग के रेसिव इंट्रोडक्शन जो है ना, वो वाले मसले हमारे सॉल्व कर दे। तो लाहौर चेजिंग में जो मैचेस हारता है, उसके लिए ही इज़ द परफेक्ट बैट्समैन कि एक प्रॉपर स्पेशलिस्ट बैट्समैन हो मिडल ऑर्डर में, जो कि आपको उन मसलों से निकाले। तो यार बात ये है कि पिछले साल इसने तो 6 मैचेस ही खेले थे, 150 के करीब रन्स किए थे इसने, मगर ओवरऑल अगर आप देखो तो इसकी अच्छी बात ये है कि बहुत एक्सपीरियंस टी20 प्लेयर है। साउथ अफ्रीका से आपको पता है इंटरनेशनल क्रिकेट भी बहुत खेली है, बल्कि अभी तक खेल रहा है, वनडे तो अभी तक खेल रहा है, और कोई पता नहीं कि टी20 टीम में भी आता जाता रहेगा। मगर ये कि इसकी एवरेज 35 की है, और 35 रन की एवरेज इसकी 30 हो टी20 क्रिकेट में, इसका मतलब है कि वो एक जेन्युइन बैट्समैन है, वो कोई टुल्लेबाजी नहीं है। और स्ट्राइक रेट भी डिसेंट है, 130 का स्ट्राइक रेट है, ठीक है। स्ट्राइक रेट बहुत ज्यादा नहीं होता, मगर ये कि अपनी विल पे छक्के मार सकता है। अभी जो इनकी लीग हो रही है, साउथ अफ्रीकन टी20 लीग हो रही है, उसमें ये तीसरे नंबर का हाईएस्ट स्कोरर है, बल्कि जो इसका वो जो रायन रिकल्टन है, वो टॉप स्कोरर चल रहा है, जो इसका दूसरा पार्टनर है एमआई केप टाउन में। तो वहाँ पर भी इसने जो बड़ी ज़बरदस्त सेंचुरी की है, फिर बैक टू बैक 40s की हैं इसने, ठीक है? तो काफ़ी फ़ॉर्म में आ चुका हुआ है, तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि रेसिव एंडरडूसन इस दफ़ा लाहौर कलंदर्स में आए, तो लाहौर कलंदर्स में भी वो फ़ॉर्म में रहे इंशाल्लाह ताला। तो आप लोग कुछ ऐड करेंगे आरबीडी पे? जस्ट क्विकली राशि पे साकिब भाई, मुझे कहना था कि आई जस्ट थिंक ही इज़ अ वेरी गुड केस स्टडी के प्लेयर्स किस तरह इवॉल्व होते हैं, ठीक है ना? बिकॉज़ ये जो बात मैं कर रहा हूँ, ये राशि पे भी अप्लाई होती है, कुछ हद तक आप शायद होप पे भी अप्लाई कर सकते हैं कि टिपिकली ना उनका जो एक वो लेबल है, वो ये है कि इनिंग बिल्डर्स। आई वुडंट कॉल देम एंकर्स, बट वो आके जो इनिंग संभाल के फिर वंस दे गेट देयर आई इन लॉन्च करने वाले प्लेयर्स हैं। बट फॉर बोथ राशि एंड फॉर शायद होप, आई विल से पिछले 12 महीनों में, लास्ट पीएसएल अपनी जगह, बट पिछले 12 महीनों में मैंने उनके गेम में जो चेंज देखा है ना, कि उनकी जो क्लीन हिटिंग है फ्रॉम द गेट को, अगर टीम की जरूरत हो तो अब वो उस लेवल की पावर हिटिंग भी कर लेते हैं, जो उनने रियलाइज किया है कि मॉडर्न टी20 क्रिकेट की रिक्वायरमेंट है। तो बहुत से लोगों की नज़र में अभी भी उनकी इमेज वही होगी कि यार ये वो इनिंग बिल्डर है या ये एंकर है। बट लाहौर ने आई गेस कुछ हद तक ये देख लिया है कि यार अगर हमें मतलब इस तरह का प्लेयर चाहिए जो 4 पे आके हमें बिटवीन दी ओवर्स, आप कह सकते हैं 8 से लेके लेट्स से 13 के फेज में या 15 के फेज में, हमें एक ऐसा प्लेयर चाहिए जो 140 का स्ट्राइक रेट कंसिस्टेंटली हमें दे सके। तो राशि फिट्स दैट मोल्ड परफेक्टली। बस वो आपने जो 1 डाउन और 2 डाउन वाली बात की, उससे मुझे आया कि यार जो कोई इतने ओपनर भर ले तो कहाँ आपकी नज़र में क्या उनकी बेस्ट टॉप 6 होगी? ये भी हम आपसे सुनना चाहेंगे इन अ लिटिल बिट। 3 पे खेलेगा या 5 पे खेलेगा? जो मुझे लग रहा है लाहौर के हलकों से जो न्यूज़ वगैरह मिल रही है हमें, उसमें यही लग रहा है कि मोस्ट लाइकली 3 या 5 पे खेलेगा। अब्दुल्ला का 4 का केस बन रहा है। मुझे लग रहा है हो सकता है लाहौर के अंदर 1 डाउन पे शे होप के साथ जाए, 2 डाउन पे अब्दुल्ला, और फिर 3 डाउन पे आरबीडी। और या फिर शे होप ने, चूंकि फिर उसके बाद सीन ये हुआ है कि शे होप अपनी तो नेशनल साहिबजादा टी20 फरहान इज टीम, ओपनिंग, राइट? हाँ, साहिबजादा, साहिबजादा फरहान और फखर तो करेंगे ना ओपन, ठीक है। तो ये फिर 1 डाउन के ऊपर शे होप होगा या फिर आरबीडी होगा। तो आई डोंट नो, ये तो कप्तान का फैसला होगा ऑन द ग्राउंड, वो पिच देख के वो फैसला करेगा, तो वो तो वहां पर चीजें डिसाइड होगी। चलिए यार, ओवर द डायमंड आपके पास, अब बताइए कि क्या क्या हीरे हैं आपके पास? डायमंड की बात हो ही रही है तो सबसे पहले जो बात करनी बनती है वो हारिस रऊफ की बनती है। बिकॉज हारिस रऊफ का पिछले पीएसएल से लेके इस पीएसएल तक का जो सफर रहा है, उसमें इतनी चीजें हैं जिन पे हम बात कर सकते हैं, और अगर हम अभी बात करना शुरू करें तो शायद फजर तक उन्हीं पे बात करते रहें। कि आप उसका वर्ल्ड कप एक उसमें कर लें, फिर ये अभी जो कंट्रोवर्सी हो गई एक तरह से कि उनने कहा कि भाई हमने टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलनी है, फिर वहाब ने क्या कहा, हफीज ने क्या कहा, उस पर अगर आप बात करें।
बट आई जस्ट वांट टू गो बैक टू, मैं जो फराज भाई वाले पॉइंट की बात कर रहा था कि द PSL प्लेयर वर्सेस द पाकिस्तान प्लेयर, राइट? बिकॉज कुछ हद तक इस पे बहुत से लोगों ने गौर भी किया है कि हारिस रऊफ को जिस तरह कलंदर्स यूज करती है और जिस तरह पाकिस्तान यूज करती है उसमें काफी फर्क है। इवन दो ऑब्वियसली पाकिस्तान ने भी अब उसको कुछ हद तक डेथ स्पेशलिस्ट बनाया है, एंड लाहौर ने भी कुछ सिचुएशंस में उसको पावर प्ले में यूज किया है, इवन दो मोस्टली दे प्रेफर कि जितने ओवर्स हारिस रऊफ के मिडिल या डेथ के लिए बचाए रखें उतना बेहतर है। और उसमें वो कंसिस्टेंटली उनको जो रिक्वायरमेंट है वो डिलीवर करके भी देता है। बट बात सारी ये है कि लाहौर के लिए जो ये PSL इतना टेस्टिंग होना ही इसलिए बिकॉज शाहीन के लिए ऊपर, हारिस रऊफ के ऊपर कलेक्टिवली लगता है कि एक बुरा वक्त जो आता है ना प्लेयर के ऊपर, वो एक टीम बड़ी एक ऑकवर्ड पोजीशन में आ जाती है अगर इतने सारे आपके कोर प्लेयर्स के ऊपर एक टाइम पे ही वो बुरा वक्त आ गया हो। तो आई जस्ट थिंक कि हारिस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो पाकिस्तान के साथ उसने पिछले 6 महीने वर्ल्ड कप से पहले इवन एशिया कप आप मिला लें वाला जो फेज है से लेके न्यूजीलैंड सीरीज के इख्तिताम तक का जो फेज है उसको किसी तरह इसने भुलाना है, एंड ही नीड्स टू rediscover Haris Rauf of PSL 8 and to a lesser extent Haris Rauf of PSL 7। ठीक है, तो वो बहुत जरूरी है बिकॉज अगर वो इस हारिस रऊफ से दूर होके वहां पहुंच गया तो फिर कलंदर्स को बड़ी एक मच नीडेड बूस्ट मिल सकता है। तो यार अगर आपने कुछ इस पे जो कानी से बात कर रहा है ना अभी डिटैचमेंट की, कि आपको पीछे जो हुआ उसको भूल के अब एक नए सिरे से एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है PSL का। इस पे एक मुझे बात याद आई कि जो एलीट स्पोर्ट्समैन होते हैं उनको दे नीड टू हैव दिस मेंटालिटी, जो मैं पहले फैंस की बात कर रहा था, गोल्ड फिश मेंटालिटी, कि कैच ड्रॉप हो गया, फॉरगेट अबाउट इट, अगले मूव ऑन, छक्का पड़ गया, नेक्स्ट बॉल मूव ऑन। तो AB डिविलियर्स, आई थिंक AB डिविलियर्स, आई मे बी रॉन्ग, एक पॉडकास्ट सुन रहा था मैं, काफी दिस इज लाइक 4-5 साल पहले की बात है। तो कोहली जब बिल्कुल अपनी प्राइम पे था, तो कोहली के बारे में बात कर रहे थे वो पॉडकास्ट पे, तो उसने बोला कि कोहली जब नया नया आया था RCB में, अगेन मे बी इट वाज, आई थिंक इट वाज AB डिविलियर्स, तो उसने कोई इसका डेब्यू था या सेकंड थर्ड मैच था उसका, तो उसने कोई पहला सीजन था, तो उसने कोई कैच छोड़ा और बहुत इंपॉर्टेंट कैच था वो, तो कैच छोड़ा उसने बहुत, और वो कैच छोड़ा तो कहता मुझे भी, वो सबने उसको तरफ देखा और हम मैच हार गए वो वाला। कहता मैं मैच के बाद उसके पास गया, अपने उसके कंधे पे हाथ रखा, मैंने कहा कि यार होता है, नो वरी, डोंट। तो कहता वो उसने इतना कैजुअली मुझे कहता है आई फॉरगॉट अबाउट इट द नेक्स्ट बॉल, आई डोंट इवन रिमेंबर अंटिल, मुझे याद भी नहीं था अंटिल यू रिमाइंडेड मी ऑफ द कैच। कहता है इट्स ओके, आई मूव्ड ऑन। कहता है उसकी एलीट मेंटालिटी उस वक्त से थी क्योंकि अपने आप को कंपार्टमेंटलाइज चीजों को अगर आप कर देना कि किस चीज पे अगर आप रोते रहेंगे, वो जो दूसरी बात होती ना, एक मौलाना तारिक जमील का एक था, मुझे हमेशा से याद रहता है वो एग्जांपल लाइफ के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है वो, कि एक इंसान जा रहा है, अब वो खड्डे में गिर गया, अब वो खड्डे में गिर गया, वो रोता रहा मैं क्यों गिरा मैं खड्डे में। उसका पहला सवाल होना चाहिए मैं निकलूं कैसे इस खड्डे से। अगर वो रोता ही रह के मैं खड्डे में क्यों गिर गया, तो हाँ, निकलने के बाद ये सोचना चाहिए कि क्यों गिरा ताकि अगली बार ना गिरे। दैट्स अ डिफरेंट सेकंड क्वेश्चन होना चाहिए। पहला होना चाहिए कि निकलना कैसे है उससे, सेकंड होना चाहिए कि मैं क्यों गिरा। सो दैट मेंटालिटी वो एलीट स्पोर्ट्समैन की होती है। एंड Rauf obviously is not your typical professional cricketer. He obviously has different background, different beginnings. और हमारे हारिस रऊफ तो चले वैसे ही टेपिया बैकग्राउंड, जो हम कहते हैं ना टेपिया, एक वैसे नहीं उसको मतलब एक स्लर के तौर पे क्यों यूज किया जाता है, he should wear it as a badge of honor कि he is a टेपिया, मतलब और कौन कर पाया ये चीज। आई थिंक ये तो अनोखा है इसके अंदर। तो वो आर प्लेयर्स हु कम फ्रॉम द सिस्टम, जो प्रॉपर सिस्टम से आते हैं, उनकी ही प्लेयर डेवलपमेंट जो है वो उतनी पीक नहीं होती, उनकी मेंटालिटी उस लेवल की नहीं होती है। तो ये एक बंदा जो कि उस लेवल से he should be digging into his Tapia mentality to just come back and play again. So I think I'm banking के, क्योंकि उसके पास आके भी क्या 2-3 साल बचे होंगे पीक के, कितना टाइम गुजार सकता है। So I think he should maximize his potential। And मुझे एज अ पाकिस्तान फैन अफसोस जरूर हुआ था कि वो उसने टेस्ट खेलने से इनकार किया, जैसे डिफरेंट डिबेट। लेकिन मैं इस बात पे बहुत ज्यादा पुख्ता यकीन रखता हूँ that आजकल की क्रिकेट में, क्योंकि हमने बहुत सारे क्रिकेटर्स के हाल देखे हैं पास के, जो बेचारे ठेले लगाने के उस पे आ गए। आजकल के क्रिकेटर्स हैव अ वेरी शॉर्ट स्पैम, they should be allowed to make as much money as they can।
अच्छा फराज भाई, आपने ना एक खड्डे में गिरने वाली बात की, उससे मुझे ना वो हम जो लाहौर का जो इस सीजन का चैलेंज है उस पे मुझे याद आया, क्योंकि हारिस ये बात नहीं कि विकेटें नहीं लेता, और खास तौर पे डेथ पे। इवन लास्ट सीजन आई रिमेंबर को वो 17-18 विकेटें तो ले गया है। इवन ऑब्वियसली बाय द एंड ही प्लेड लाइक मे बी 13 गेम्स इंक्लूडिंग फाइनल, बट वो 17-18 विकेटें ले गया। लेकिन आप उसकी इकोनॉमी देखें ना, जो तकरीबन कोई 9 साढ़े 9 की थी, उसको लाहौर को अफोर्ड करने के लिए दे हैड राशिद कंसीडिंग 5.5 6 एन ओवर, दे हैड डेविड वीसे जो 4-4 ओवर के स्पेल पूरे कर रहा था, कोई 7 सवा 7 की बॉल। यार कानी एक सेकंड, जमान का आप एग्जांपल हाँ ले लेंगे, वो 8 सवा 8 की। अब ये प्लेयर्स, एक तो राशिद नहीं है, और फिर डेविड वीसे के ऊपर क्या आप रिलाई कर सकते हैं कि अगर वो इतना ही एक्सपेंसिव होता जा रहा हो तो वो आपको मार्जिन दे सके? बस ये है बात। बिफोर गोइंग साकिब जी, जो अभी तुम बोल रहे थे ना कि वही कि अगर वो 9 साढ़े 9 से खा रहा था तो वो विकेटें निकाल रहा था और दूसरी तरफ से बैलेंस हो रहा था। तो अभी जो एक हमारे T20 हो रहा था, तो वो एक ट्विटर पे ना स्पेस चल रही थी, तो उसमें हमारी तो दोस्त ही थे, तो वो तो अब्बास अफरीदी था या कौन था, उसने ही वाज एक्सपेंसिव, लेकिन वो बीच पे 2-3 विकेटें निकाल गया था, लेकिन उसकी जो इकोनॉमी थी वो 10 कुछ की थी। तो मैंने बोला कि यार बड़ी अच्छी बॉल की इसने, क्योंकि आखिर में उसने विकेटें बीच में से निकाली तो आखिर में रन रुक गए। तो एक साहब थे, उन्होंने बोला ये क्या बात हुई है, कैसे आप उसको बस चढ़ाई जाए, आप चढ़ाई जाए। मैंने कहा यार आपकी क्रिकेट की समझ थोड़ी सी कमजोर है, तो मैं आपको समझा नहीं सकता ये बात कि अब के विकेटें और इकोनॉमी और मिडिल ओवर में विकेटें, सो आई डोंट हैव टाइम टू एक्सप्लेन दीस थिंग्स टू यू, बट दीस थिंग्स मैटर अ लॉट कि कब और कहाँ विकेटें निकाल रहे हैं। साकिब भाई सॉरी बोलिए। कुछ नहीं यार, हारिस का यही है कि जब से ये आया है, ये इसने कभी भी ऑफ एंड ऑन परफॉर्म किया है, ये हमेशा से एक्सपेंसिव रहा है इन पीएसएल्स, और ये कभी भी हमारा टॉप का बॉलर नहीं बना। कभी कोई ऐसा सीजन नहीं होगा कि जिसमें हारिस रऊफ ने टॉप किया हो। तो इसकी परफॉर्मेंसेस जो होती है ना, मीडियोकर से थोड़ा सा ऊपर होती हैं। कभी भी बेस्ट ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस, जिस तरह शाहीन अफरीदी जनरली हमारा टॉप का बॉलर होता है, नहीं तो फिर राशिद खान होता है। ये हमारा इसी तरह कई दफा इसकी जमान खान से भी कुछ सीजन्स में इसकी विकेट्स कम थी, और एक्सपेंसिव ये हमेशा जाता ही है। तो हारिस रऊफ का ये कि अभी जिस तरह का वर्ल्ड कप गया उसका, कि उसको पहले पावर प्ले में इतनी ज्यादा धुलाई हो जाती थी, तो उसको अपने पावर प्ले, ये जो न्यू बॉल पावर प्ले, इसमें अपनी लाइन लेंथ के ऊपर मेरे ख्याल में थोड़ा सा आकिब भाई को चाहिए कि जरा अब अगर 1-2 हफ्ते उनके हाथ लगता है तो बताएं कि यार जरा इकोनॉमिकल बॉलिंग करना सिखाएं उनको, क्योंकि वो कहते हैं जी हमने तो T20 के लिए इनको तैयार किया है। तो अब ये T20 क्रिकेट आ गई है, तो उसमें थोड़ा-सा उनको तैयार करें, और क्या नाम लेते हैं। मगर ये कि हारिस रऊफ आपको हमें 10 में से ना कोई 1 आधा मैच या 2 मैचेस में अच्छा परफॉर्म करके देता है, मगर एक्सपेंसिव वो अक्सर जाता ही जाता है। और ऐसा नहीं है, तो मेरे लिए इतनी ज्यादा वो वरीसम बात नहीं है इस सीजन भी कि हारिस रऊफ कोई ज्यादा फॉर्म में नहीं है। विकेट्स वो तब भी ले जाएगा, एक्सपेंसिव वो तब भी होगा। पिछले साल भी 9.2 जिस तरह आपने बात की है, तो 9.2 की इकोनॉमी के साथ उसने बॉलिंग की थी। तो मेरे ख्याल में प्रिटी प्रिटी मच उसी तरह की बॉलिंग ही इस दफा भी होगी, ना उससे मेरे ख्याल में अच्छी होगी, ना उससे कोई बुरी होगी। नेक्स्ट पिक। अच्छा साकिब भाई 10:30 हो गए, मेरा कट ऑफ टाइम आ गया यार, मैं इजाजत चाहूंगा। हमने आज बातें वैसे आई एंजॉयड द शो मोर टुडे, क्योंकि हमने ऑर्गेनिकली थोड़ा शो किया रादर देन गोइंग विद द कैटेगरीज इटसेल्फ। सो पर आप लोग कैरी ऑन करें, और एवरीबॉडी थैंक यू फॉर वाचिंग। मैं इजाजत चाहूंगा, साकिब भाई और कहानी विल कैरी ऑन द शो। अल्लाह हाफिज। हाँ, तो थोड़ी देर में ये स्पेसेस में इसका मुस्कुराता हुआ चेहरा ना मैं भी देख लूंगा। नहीं मैं जा रहा हूँ, बच्चे मेरे और बेगम बैठ कर शो लगाना है मुझे। चले ठीक है, चले सही है। ओके तो सर, कहनी अल्लाह हाफ़िज़। अगली आपकी डायमंड पिक कौन है? हाँ, अगली की हमारी डायमंड पिक है सर, हम बात करते हैं डोमेस्टिक को इज़्ज़त देने की। तो अगर कोई पिक है जो डोमेस्टिक को वाक़ई में इज़्ज़त देती है, वो है साहिबज़ादा फरहान को डायमंड में वाइल्ड कार्ड करना, जो कि फॉर ऑनेस्ट बहुत ही एक अनएक्सपेक्टेड फैसला था। आई थिंक शायद साहिबज़ादा फरहान ने खुद भी नहीं सोचा होगा कि उसको गोल्ड में तो खैर मोर देन लाइकली आई थिंक पीपल वर एक्सपेक्टिंग कि मुल्तान ही उनको ले जाएंगे। बट अगर सच बात है कि कोई इस सीज़न अगर डिज़र्व करता था वाइल्ड कार्ड होना, तो वो साहिबज़ादा फरहान थे। 27 साला साहिबज़ादा फरहान ने अब तो खैर पाकिस्तान के लिए भी कमबैक कर लिया है। और इतना आउटस्टैंडिंग उसका नेशनल T20 गया था कि गालिबन उन्होंने कोई ऑलमोस्ट 500 रन किए हैं एट एन एवरेज ऑफ 45 और कोई 180 के स्ट्राइक रेट पे तकरीबन, राइट। और ठीक है, पाकिस्तान के ऊपर तो हम ये बार बार अभी फ़ख्र की बात हुई तो हमने बात की कि इतने ओपनर भरे हुए हैं कि कोई अगर ओपनिंग में भी परफॉर्म करके आता है तो कभी वो
5 पे खेल रहा है, किसी मैच में 6 पे खेल रहा है, किसी मैच में 7 पे खेल रहा है, तो वो तो हम जुल्म और ज्यादती करते ही रहते हैं। बट आई रियली होप एंड आई थिंक अभी साकिब भाई ने इस पर बात भी की कि लाहौर से जो मैसेजिंग है वो अपना फ़ख्र के साथ फरहान ही ओपन करेगा, एंड आई जेन्युइनली होप दैट्स द केस, बिकॉज अगर आपने किसी को वाइल्ड कार्ड किया है उस परफॉर्मेंस के बेसिस पे किया है, तो बहुत ज़रूरी है कि उसको उसी सिचुएशन में, उन कंडीशंस में अपने आप को प्रूव करने का चांस मिल सके। और साहिबजादा फरहान ने अपना जो पूरा गेम इन अ सेंस री इन्वेंट किया है, वो पावर प्ले को यूज़ करते हुए किया है। कि आप उनका पावर प्ले का अगर स्ट्राइक रेट देखें, हर मैच में ही ट्राइड टू यूज हिज फर्स्ट 15-20 बॉल्स कि मैं फ्रॉम द गेट को 150 का स्ट्राइक रेट हिट कर सकूं बाय द एंड ऑफ द पावर प्ले। और फिर तब तक वो आय आपकी इतनी सेट इन हो जाती है कि पहला एक आध ओवर आफ्टर द पावर प्ले भी आप एक तो बैट बॉल वैसी मिल जाती है, कोई ऑन द लेग्स तो बाउंड्री निकल जाती है। तो टू मेंटेन दैट 150 प्लस स्ट्राइक रेट स्टिल इज रिलेटिवली इजियर एज अपोज टू कि आपने 120 का रखा हो और आप पावर प्ले के बाद एक्सेलरेट करना चाह रहे हो। तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू साहिबजादा फरहान दिस सीजन, क्योंकि बात सारी ये है साकिब भाई, हम इस पे कितनी दफ़ा बात करें कि नेशनल T20 का बॉलिंग लेवल और PSL के बॉलिंग लेवल में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बट आई एम जस्ट जेन्युइनली हैप्पी कि नेशनल T20 के परफॉर्मर्स हैं साहिबजादा फरहान, कामरान गुलाम, टॉप 2 रन स्कोरर्स इन द नेशनल T20, दोनों लाहौर ने पिक किए हैं। वी लुक एट समबडी लाइक यासिर खान की कितनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है, मुल्तान ने उनको इमर्जिंग में पिक किया है। तो ये जो लड़के जो रन्स करते हुए आ रहे हैं नेशनल T20 में, इनका होपफुली अगर कोई प्रॉमिसिंग सीजन होगा तो दैट विल टेल यू अबाउट द कि डोमेस्टिक में जो रन्स हैं उनकी कितनी वैल्यू है। बात इतनी है। बिल्कुल ऐसे ही है यार। इसका पिछला अच्छा मजे की बात ये है कि इसका पिछला साल भी डोमेस्टिक बहुत अच्छा गया था। आई वाज सरप्राइज्ड कि इसको किसी ने, बल्कि उससे पिछले साल भी अच्छा गया था। ये काफी सालों से डोमेस्टिक में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। उससे पिछले साल तो कराची में पिक भी हो गया था अपनी परफॉर्मेंसेस की बेस पे, मगर कराची में चूंकि मिडिल ऑर्डर में 2-3 मैचेस ही मिले थे, तो परफॉर्मेंस नहीं आ सकी। मगर ये कि अभी अभी आप ये देखा कि पाकिस्तान टीम में भी गए, तो अब जब जगह है तो वो 5वें 6वें नंबर पे ही है। घर में इनको तो इफ्तिखार के बाद भी भेजा शायद इस दफा। मगर आखिरी मैच में अगर आप देखो, एक मुश्किल पिच के ऊपर वो खड़ा हो गया था, वो टाइम बहुत अच्छा कर रहा था, और उसमें ठीक है रन तो उसने 19 किए, मगर उस पिच के ऊपर बहुत बहुत प्लेयर्स, उनकी 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 टीम ने भी काफी स्ट्रगल किया। मेरे ख्याल में फरहान ने पिच रीड करके समझ गया था कि इस पिच के ऊपर थोड़ा-सा पहले सिंगलें डबलें ले लो या टाइम करके खेलो, इसमें वो टोल्लेबाज़ी से उस पिच पे स्कोर नहीं होगा। तो 19 रन्स की वैल्यूएबल इनिंग्स उसने खेल दी 5वें 6वें नंबर के ऊपर आके। तो सबसे अच्छी चीज़ यही थी कि उसमें वो टाइमिंग बड़ी अच्छी, बॉल मिडल बड़ी अच्छी कर रहा था। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि यार देखो, 180 रन्स के स्ट्राइक रेट से आपने T20 कप खेला है, नेशनल T20, और वी आर एक्सपेक्टिंग कि उन्हीं परफॉर्मेंसेस को रेप्लिकेट करे। पहले भी खेला हुआ है, लूक रॉकी के साथ ओपनिंग की हुई है इन्होंने PSL 3 में, इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से। उसमें कुछ अच्छी इनिंग्स भी थी बाय द वे। आई वाज़ रियली सरप्राइज्ड कि बड़े अरसे के बाद इनको मौका मिला है। तो लेट्स सी कि कैसी परफॉर्मेंसेस आती हैं इनकी इस दफा। तो बताइए कि अगला प्लेयर कौन-सा है आपका? अगला प्लेयर सर हमारा मुर्शिद है, जो आपको पता है कि मुल्तान सुल्तान्स को तो अपने दिल के बड़ी करीब रखते हैं। और डेविड वीसी की बस ये बात है कि हम एज की बहुत बात करते हैं, बट आई जस्ट थिंक कि ही इज़ जेन्युइनली अ PSL लेजेंड, एंड आई रियली अप्रिशिएट कि लाहौर का उनके साथ जो बॉन्ड है, उनका लाहौर के साथ जो बॉन्ड है, एंड आई जेन्युइनली थिंक इवन आफ्टर हिज प्लेइंग डेज वो डेविड वीसी अब इज बिकम पार्ट ऑफ देयर फर्नीचर, तो वो मोस्ट प्रोबेबली उनकी कोचिंग स्टाफ में भी आ जाएंगे। बट एज अ प्लेयर जो उनकी वैल्यू है, ठीक है वो हिटिंग की अब बात करते हैं कि वो रॉ पेस को उस तरह हिट नहीं कर सकते जिस तरह वो कोई लेट से 4 सीजन पहले कर रहे थे। बट आई स्टिल थिंक लास्ट सीजन अगर आप उठा के देखें, द ट्रू वैल्यू फॉर डेविड वीसे फॉर मी वाज द 5th बॉलर कोटा, कि 13 मैचेस में भले चले उन्होंने को 8-9 विकेटें ली, और लेकिन इंपॉर्टेंट विकेटें ली, सही है सबसे बड़ी बात। और उससे बड़ी बात ये कि कोई 7 या शायद 7.25 की इकोनॉमी से ली, जो कि 5th बॉलर की कोटा के लिए साकिब भाई, अगर आपकी एवरेज स्कोर कोई 180-185 हो रहा हो और आपका 5th बॉलर अगर आपको इफ यू आर एबल टू गेट अवे एट एन इकोनॉमी ऑफ 7-7.5, तो दैट इज गोल्ड। तो बस ये है कि कैन ही डिलीवर दैट कंसिस्टेंटली वाली बात है, बिकॉज अब इस स्टेज ऑफ करियर में आके उस तरह, बिकॉज आप उतना कंसिस्टेंटली भी क्रिकेट नहीं खेल रहे होते हो, तो वो जो लेवल्स हैं रेप्लिकेट करना बहुत टफ होता है। तो आई एम इट्स इंटरेस्टिंग टू सी कि इस दफा लाहौर की कितनी उम्मीदें जो हैं वो वाबस्ता होती हैं डेविड वीसे से। यार देखें, डेविड वीज़ा अब
हमारे लाहौर के अंदर का वेटरन प्लेयर है, 5 साल हो गए, मेरे ख्याल में 6वां सीज़न होगा, PSL 4 से मुसलसल लाहौर के लिए खेल रहे हैं और पिछले साल उसकी ठीक है बैटिंग तो उसकी नहीं लगी, मगर जो बॉलिंग वो पिछले साल कर गया, वो कमाल थी यार। उसने जब देखा कि मेरी बैटिंग नहीं चल रही, तो उसने अपनी बॉलिंग को इतना इकोनॉमिकल कर लिया। इसने 2 मैचेस जितवाए हैं मैं अपनी बॉलिंग से और मिडल मिडल ओवर्स में आके इसने 3-3 आउट किए उन मैचेस में। मेरे ख्याल में दोनों शायद इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ मैचेस थे। एक दफा तो मुझे याद है कि अली नकवी का इंटरव्यू चल रहा था जिसके दौरान इसने आउट कर दिया तो बेचारे चुप हो खामोश हो जाते थे क्योंकि लाइव इंटरव्यू चल रहा था तो उसमें डेविड वीजा आउट कर देता था कोई ना कोई। तो यार वीजा का यही है कि मेंटरशिप का रोल आपको याद होगा कि इसका पिछले साल नहीं बल उससे पिछले साल एक इंटरव्यू वायरल हुआ था जिसमें इसने ऑपोजिशन इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ जो फाइनल ही था शायद सेमीफाइनल ही था पिछले साल उसमें इसने हर्डल जो कर रहा था उसमें उनकी वीकनेसेस इसको जिसने बता रहा था कि इनकी ये वीकनेस है ये वीकनेस है वीकनेस वो इंटरव्यू वायरल हुआ था। तो अब देखिए लाहौर ने वो वही बात हो रही है कि इस साल मुझे लग रहा था कि थोड़ी-सी इमोशनल पिक है। मगर यार जो उसकी सर्विसेज़ हैं, मैं भी होता तो मैं भी डेविड वीज़ा को ऑनर करने के लिए बिल्कुल डायमंड कैटेगरी में बिल्कुल ठीक रिटेन किया इन्होंने। जब तक कि हम खुद ना उसकी परफॉर्मेंसेज़ को देख लें क्योंकि पिछले साल जब उसने एंड किया है वो लीडरशिप के अलावा उसकी बॉलिंग बहुत अच्छी थी और देन फील्डिंग यार, लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑफ के ऊपर वो खड़ा होता है और वो कैच आता है और उससे कभी आज तक मैंने नहीं देखा कि कभी कैच ड्रॉप हुआ हो। रिज़वान का इसी साल का फाइनल था या पिछले साल का फाइनल था रिज़वान का इसने बाउंड्री पे कैच बाहर से जाके फिर दोबारा अंदर आके जो किया है, इसी साल का वो था, इसी साल इसी साल का था ना? तो अब आप ये देख लें कि वहाँ वो छक्का हो जाता तो गेम कितनी डिफरेंट हो जाती। तो जो कैच ये वो ले गया और फिर एक कैच थोड़ी है, मग इस तरह के तो कितने कैचेज़ उसने वहाँ पर किए हैं लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ के ऊपर। रिज़ान वाला तो ऑनेस्टली मुझे आज भी इट फील्स अनबिलीवेबल, यू नो, एंड ठीक है वो इट्स स्मार्ट टू हैव कि एक बंदे की हाइट हो, वो आपको कप्तान को भी क्रेडिट देना है कि किस फील्डर को कहाँ खड़ा किया, बट टू पुल दैट ऑफ और इस तरह के बड़े प्रेशर कैचेस हैं। एक अब्दुल्ला शफीक ने आपको याद है मिड विकेट पे जो उसका लिया था, क्या नाम है वो लेफ्टी का, वो बहुत बड़ा कैच था। इस तरह के कैचेस याद रह जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है यार, तो डेविड वीज़ा पे तो मतलब कि मैं इसके अलावा कुछ ज़्यादा नहीं कहूँगा। हाई होप्स हैं मेरे ख़्याल में स्टार्ट करेंगे इस दफ़ा। तो देखना ये है कि डेविड वीज़ा जो है वो इस दफ़ा किस किस्म के डेविड वीज़ा मैदान में आते हैं और किस तरह करते हैं। तो इसके बाद अगली यार पिक्स के ऊपर चलते हैं। लेट्स टॉक अबाउट गोल्ड। देखते हैं कि सोना कितना हमारे पास है इस दफ़ा। तो यार गोल्ड में अगर हम लोग चलें तो सबसे पहले तो हमारे पास हमारे 37 साला मुंडा सियाल कोटिया फ्रॉम ज़िम्बाब्वे सिकंदर रज़ा बट यार पिछले साल ये आया और छा गया। इसकी सबसे अच्छी बात ये थी इसकी पर्सनैलिटी। लाहौर कलंदर में जो भी आता है जनरली टीम काफ़ी चल हुई हुई है तो सब आके शुगल मेला लगना शुरू हो जाता है मगर ये इसकी पर्सनैलिटी बड़ी बड़ी मज़ेदार थी। अगर आपने हम तो बिहाइंड द सीन्स वाले देखते रहते थे पैकेजेज़ बीइंग अ लाहौर कलंदर फैन जो बीटीएस वगैरह लाहौर कलंदर्स अपने सोशल मीडिया के ऊपर शेयर कर रहा होता था। तो इसकी सबसे खूबसूरत बात ये थी कि ये बड़ा लग रहा था कि ही वाज़ वेरी हम्बल। इसने अपना एक छोटा-सा ग्रुप भी बनाया हुआ था, हुसैन तलत के साथ और अब्दुल्ला शफीक के साथ तो बड़ी मज़े की बातें करते थे। मगर जब उसकी खेल की बात करो तो यार इसके जो रन्स थे ना बड़े इम्पैक्टफुल थे। अब देखो ना 6वें नंबर के ऊपर आके आप 400-500 रन्स तो नहीं कर सकते, आपने 2 250 रन्स करने हैं, तो इसने वो जो 223 रन्स किए हैं 180 के स्ट्राइक रेट से किए हैं, 180 का स्ट्राइक। तो इसकी इनिंग्स बहुत इम्पैक्टफुल होती थी। वो आता था, वो 2-3 वो टोंक कहते हैं ना, वो टड़क करके छक्के लगाता है 2-3 तो वो बैट्समैन वो बॉलर भी परेशान हो जाता है कि यार ये क्या हो रहा है? इसने बड़े मज़े से 6 मार दिया है। तो इसकी पावर हिटिंग इसने अपनी काफ़ी इम्प्रूव कर ली हुई है आजकल। और पिछले साल फिर बॉलिंग में ये है कि अभी लाहौर के पास चूँकि बॉलर 5 पूरे होते हैं, तो बहुत रेयरली इसको बॉलिंग मिली है। समझ लो कि इसको टोटल मेरे ख़्याल में 4 ओवर्स ही मिले हैं, अगर मेरे ख़्याल में इसको टोटल ऑल टुगेदर इसके मैं देख रहा था, इसने 13 ओवर किए हैं, सॉरी मैं 4 ओवर कह रहा हूँ, 4 मैचेज़ में समझ लें कि इसने बॉलिंग की है। शायद 13 ओवर्स इसने किए ऑल टुगेदर पूरी लीग में, तो उसमें इसकी विकेटें तो थी, मेरे ख़्याल में 3-4 विकेट्स ही थी, इकॉनमी भी थोड़ी 9 के ऊपर ही थी क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है कि पार्ट टाइम बॉलर ही हैं और जब ज़ाहिर-सी बात है कि जब टीम एक पार्ट टाइमर को देखती है, तो उसके ऊपर अटैक भी करती हैं। मगर ये कि बॉलिंग में भी हिस्सा इस दफ़ा इनका रोल जो है वो क्रूशियल हो सकता है। उसकी रीज़न ये है कि जब राशिद खान नहीं है और आपने सैयद फरीदून के साथ जाना है मोस्ट लाइकली क्योंकि सैयद फरीदून मेरे ख्याल में मोस्ट लाइकली गारंटीड स्टार्टर है। सॉरी यार वो आजकल ज़रा ये वायरल बार-बार हो रहा है।
दूसरी दफा हो गया पिछले 3 हफ्ते में। अच्छा, तो इसका ये होगा कि मुझे लग रहा है कि इस दफा इसका रोल काफी वाइटल होगा सिकंदर रज़ा का। उसको बॉलिंग मुझे लग रहा है उससे ज्यादा, क्योंकि अब देखना ये है कि सैयद फरीदून ग्लटरी स्टार्टर है, क्योंकि आपके 4 बाकी फास्ट बॉलर पूरे हैं। शाहीन अफरीदी का पता हमें खेल रहा है, जमान खान खेल रहा है, हारिस रऊफ खेल रहा है, डेविड वीजा खेल रहा है, 4 फास्ट बॉलर। अब 5वां बॉलर आपका राशिद खान की जगह सईद फरीदून इमर्जिंग में खेलेंगे। अब फरीदून अगर एक्सपेंसिव चले जाती हैं तो रोल आ जाएगा फिर इसकी बॉलिंग के ऊपर भी। हो सकता है कि बाकी के जो 2 ओवर्स हो सकते हैं, वो हो सकता है कि सिकंदर रज़ा को दे दिए जाएँ। तो इस दफा देखेंगे कि बॉलिंग में इनको हो सकता है कि ज़्यादा रोल मिले। क्या ज़िम्बाब्वे के कैप्टन भी बन गए हैं। कैप्टन बनने के बाद बेचारा युगांडा से एक मैच हार कर ज़िम्बाब्वे बाहर ही हो गया, क्वालीफाई नहीं किया इन लोगों ने। तो दैट वाज़ वेरी हार्ट ब्रेकिंग कि यार हमारा एक पाकिस्तानी जो उन्होंने कप्तान बनाया, वो बेचारा क्वालीफाई नहीं करवा सका। मगर ये है कि इसकी अपनी फॉर्म भी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी उसके बाद। मगर अभी बांग्लादेश प्रीमियर लीग में गया है तो 2 मैचों में दोनों मैचेस में अच्छा खेला है। 40-40 रन्स की उन्होंने इनिंग्स खेली। क्या कहोगे सिकंदर रज़ा पे? बिल्कुल ऐसा ही है। इसकी बॉलिंग इस सीजन तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। सही कह रहे हैं। मोस्ट लाइकली इफ दे हैव टू प्ले इधर फरीदून या जहांदाद, और जहांदाद की वो शायद 4 पेसर हो जाएंगे। वो सिर्फ उस पर डिपेंडेंट है कि अगर इनने डेविड विसे की बॉलिंग पे इस सीजन कितना रिलाई करना है। बट सिकंदर रज़ा का सबसे इम्पोर्टेंट रोल तो इसलिए भी होगा बिकॉज एज अ दे नीड फिनिशर जो आके क्योंकि सैम बिलिंग्स ने लास्ट सीजन जिस तरह का रोल प्ले किया है, उससे पहले जिस तरह का रोल ये अपना कलंदर्स के लिए जो लास्ट 5-6 ओवर्स में डेविड वीसे जो आके हिटिंग करता है, आई थिंक सिकंदर रज़ा दिस सीजन विल हैव अ बिग रोल टू प्ले इन दैट। तो और मोस्ट लाइकली इज अ गारंटीड स्टार्टर, और अवेलेबिलिटी की भी गालिबन कोई इशू नहीं है सिकंदर रज़ा के। तो आई थिंक इस सीजन बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर होगा कलंदर्स के लिए फॉर श्योर। बिल्कुल ऐसा ही है। मेरा पानी भी पीछे गिर गया मज़े से। अच्छा एनीवे, यार इसके बाद अगली बात कर लेते हैं, अगले प्लेयर की बात कर लेते हैं, अब्दुल्ला शफीक की। ठीक है? तो अब्दुल्ला शफीक के ऊपर हमारे 24 साला अब्दुल्ला शफीक मुंडा, अनदर मुंडा सियालकोट गया। ठीक है? अभी आज मैं सबीन भाई का इंटरव्यू भी सुन रहा था और वो कह रहे थे कि देखें, जब हमने अब्दुल्ला शफीक को हम लेके आए थे, आप लोगों ने तो टेस्ट प्लेयर का टैग लगाया हुआ था। तो ऐसी बात नहीं है कि हम लोग मतलब कि वो जो हम जब कलंदर कर रहे होते हैं, तो वो जो पीडीपी प्रोडक्ट का मज़ाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। पीडीपी का तो हमने इसको कभी भी नहीं कहा, मगर कहने का मकसद यही था कि हम जब प्लेयर्स को ओन करते हैं तो उसके पीछे कोई रैशनल होता है। क्योंकि अब्दुल्ला शफीक को जो हम लेके आए थे, सब पाकिस्तान में तो मशहूर था कि रेड बॉल प्लेयर है, तो हमने इसको व्हाइट बॉल बार-बार खिला रहे हैं ना, तो इन कंटेंशन आ जाता है पाकिस्तान टीम में भी। तो यार ये जब से आया इसका 2 साल सीज़न हो गए हैं, मीडियोकर परफॉर्मेंसेस से कुछ बेहतर दे देता है, कुछ इनिंग्स बड़ी क्रूशियल खेल जाता है, बड़ी अनएक्सपेक्टेड खेल जाता है, और उसी तरह की एक इनिंग्स जो है ये इस दफ़ा फाइनल में खेल गया था। और इसकी सबसे बेहतरीन मेरे ख्याल में जो सबसे अच्छी इनिंग्स थी कि जब लाहौर की विकेट्स गिरना शुरू हुई तो वहाँ पर ये खड़ा हो गया और इसने एक एंड को सँभाला और फिर उसने एंड में आके पावर हिटिंग की और फिर लाहौर 200 रन्स, ठीक है उसमें शाहीन के भी थे, मगर इसके भी 60-65 रन्स, मेरे ख्याल में फाइनल में 60-65 रन्स की बड़ी अच्छी इनिंग्स जो थी अब्दुल्ला शफीक की भी जो थी उसने भी खेली थी। तो स्कोर तो इसने 10 मैचेस में तकरीबन 268 किए थे बेसिकली, मगर 144 का स्ट्राइक रेट इज़ नॉट बैड फॉर अब्दुल्ला शफीक। अब्दुल्ला शफीक से वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग 144 के स्ट्राइक रेट के ऊपर खेलेगा। तो बड़ा हैंडी है यार। और वर्ल्ड कप अगर रीसेंट फॉर्म की बात कर लो तो वर्ल्ड कप में इसने वो जो श्रीलंका के खिलाफ इसने सेंचुरी 100 किया था, फिर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक 70 रन्स की इनिंग्स खेली थी। मगर उसके बाद फिर ये टेस्ट सीरीज में तो आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया में क्या होना था। वो ऑस्ट्रेलिया में वही हुआ जो होना था। वहां पर आई गेस पेयर लिया इसने, शायद सिडनी टेस्ट में तो पेयर लिया शायद, राइट? तो मगर ये कि फॉर लाहौर ये अपना काम निकाल देता है हमें जो इससे काम चाहिए होता है। तो आप क्या कहोगे अब्दुल्ला पे? अब्दुल्ला की क्वालिटी पे तो खैर कोई शक नहीं है साकिब भाई। आई नो वो अभी पेयर की बात हो रही है, बट अब्दुल्ला वो वाहिद प्लेयर है, उसने आके अपने फर्स्ट क्लास डेब्यू पे 100 किया है। उसने अपने टी20 डेब्यू पे नेशनल टी20 में भी 100 किया है, वेल बिफोर ही गॉट पिक्ड फॉर लाहौर। और मतलब वो एक कुछ प्लेयर का वो किताबी प्लेयर वाला जो इमेज होता है, तो अब्दुल्ला उसको हर चीज़ में फुलफिल करता है। मुझे जो सिर्फ एक वो है कि जो 4 का रोल है ना साकिब भाई, वो इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम ओपनिंग का जो रोल है। एंड मुझे तो खैर इवन वर्ल्ड कप में ये फ़खर अब्दुल्ला की जो जोड़ी है वो बहुत अच्छी लगती है। फॉर राइट नाउ आई नो लाहौर इज़ इन अ ट्रिकी पोज़ीशन कि फ़खर अपना नहीं, फर्स्ट। लाहौर से पिछले पिछले साल वन डाउन पे खेला है ये।
नहीं, जिस तरह अब तो वो ताहिर बेग था ना, तो वो उसके साथ ओपन करना पड़ा, लेकिन आई जेन्युइनली वर्ल्ड कप में भी जो फ़खर अब्दुल्ला की पार्टनरशिप बांग्लादेश वाले मैच में ले लें, उस इट जस्ट वो देयर इज़ सीरियस प्रॉमिस इन इट, राइट? तो आई जस्ट थिंक कि वो 4 का जो रोल है, बिकॉज़ मोस्ट ऑफ द टाइम जो मैं उसका एंट्री पॉइंट देख रहा हूँ 4 की पोज़ीशन में, वो होगा कोई 8वें 9th ओवर के आसपास, राइट? या अगर थोड़ी-सी जो अपना ओपनिंग पार्टनरशिप और वन डाउन पार्टनरशिप थोड़ी एक्सटेंड हो जाती है, तो मे बी बाय द 13th ओवर। एंड आई थिंक कि अगर उस तक बात जाती है, तो फिर लाहौर के लिए इंपॉर्टेंट है कि वो अब्दुल्ला जैसे प्लेयर को शायद ना भेजें तो बेहतर है, राइट? यू कैन प्रमोट सिकंदर रजा, और यू कैन प्रमोट रासी वैन डे डसन इन दैट केस, अगर उसने 4 पे आना है। तो अब्दुल्ला को अगर 4 पे खिलाना है, उससे काम कैसे निकलवाना है, ये अब्दुल्ला का काम उतना नहीं है जितना कलंदर्स के थिंक टैंक का काम है। बिकॉज़ अब्दुल्ला आपको क्या दे सकता है, ये आपको बहुत अच्छी तरह पता है। ये हमें भी पता है कि उसने फाइनल में जिस तरह की इनिंग्स खेली है, और उस तरह के स्टैचर की इनिंग्स, उस तरह की ओकेजन पे खेलना, वो इट टेल्स यू अबाउट अ प्लेयर। ठीक है, लोग बात करते हैं कि वो रेड बॉल का अलग प्लेयर है। आपको याद होगा न्यूज़ीलैंड जब ये सीरीज़ नहीं, जब अब्दुल्ला की डेब्यू टी20 सीरीज़ थी, उसमें वो न्यूज़ीलैंड गया था, तो वो बार-बार बैक टू बैक डक्स पे आउट हो गया था। फिर लोग क्या बात कर रहे थे कि आप फिर वो एक बड़ी मुश्किल सी वो शारजा वाली सीरीज़ में उसको अफ़गानिस्तान के खिलाफ पीएसएल के बाद नंबर 3 पे खिलाया। उसमें आई थिंक थर्ड मैच में उसने एक बहुत ज़बरदस्त, इट वाज़ वन ऑफ माय फेवरेट शॉट्स। उसने इनसाइड आउट ना फारूकी को वाइड मिड लॉन्ग ऑफ के ऊपर जो छक्का लगाया था। दैट टेल्स यू द कैलिबर ऑफ अ प्लेयर, राइट? इस तरह के जो वो शॉट्स होते हैं। तो अगेन दिस इज समथिंग आई से फॉर अ लॉट ऑफ प्लेयर्स, कि वो जो पावर प्ले का आपको एडवांटेज मिल जाता है। क्योंकि हकीकत बात है साकिब भाई, टी20 में ओपनिंग इज द इजीएस्ट पोजीशन टू प्ले, राइट? बिकॉज आपको आके वो मौका मिलता है कि आप पहली 8-10 बॉलें लें, दायरे में प्लेयर होते हैं, एक मिस हिट भी हो गई तो आपको वैसी बाउंड्री निकल जाती है। वो बंदे को डर थोड़ा कम होता है। तो 4 की पोजीशन ट्रिकी है। आई एम रियली क्यूरियस टू सी कि लाहौर की, शाहीन की, समीन भाई, आकिब भाई जो भी डिसीजंस लेते हैं, क्या वो इतनी प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाते हैं? क्योंकि कुछ सिचुएशंस में अब वो अच्छा नहीं लगता आप रिकाउंट करें, बट आई कामरान गुलाम का मैं यहाँ पे नाम लूंगा, कि कामरान गुलाम को कुछ सिचुएशंस में लाहौर कलर्स ने भेजा है, कि जस्ट बिकॉज ऑफ द पोजीशन ही वाज बैटिंग। लेकिन जिस ओवर में विकेट गिरी, आप किसी भी कलंदर फैन से पूछें तो वो कहते थे कि यार बेहतर होगा अगर आप फलां को प्रमोट कर देते, आप डेविड वीसे को कर देते, आप एक्स वाई जी को। तो वो जो फ्लेक्सिबिलिटी है ना, वो लास्ट सीजन में तो खैर हमें याद है शाहीन ने खुद प्रमोट कर दिया था अपने आपको वीसे से ऊपर। तो अब थोड़ी बहुत कलंदर्स की आपकी इधर उधर दिख जाती है, बट मे बी नॉट एज फ्रीक्वेंटली एज यू लाइक। तो अब्दुल्ला के ऊपर मेरा सिर्फ ये पॉइंट है कि मैं अब्दुल्ला से एक्सपेक्टेशंस एक तरफ हैं, लेकिन कलंदर्स उसको किस तरह यूज करती है, वो ज्यादा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। बिल्कुल ऐसा ही है और ज़ाहिर बात है कि हमारे पास ओपनिंग में तो इस दफ़ा उतना स्लॉट नहीं है, क्योंकि साहबज़ादा फरहान ने जिस तरह की बैटिंग की हुई है, तो मुझे लग रहा है कि साहबज़ादा फरहान के साथ ही स्टार्ट करेगा लाहौर कलंदर। तो और अब्दुल्ला जो है मोस्ट लाइकली जो है वो 1 डाउन, 2 डाउन, 3 डाउन इस जगह पे खेलेगा। मगर वो अपना रोल जिस तरह का है, अब्दुल्ला नो हिज़ रोल इन लाहौर कलंदर, और उसने पिछले साल जितनी एक्सपेक्टेशन उससे होती है, वो उतना दे देता है। तो सेम होप्स कि अब्दुल्ला शफीक वैसी ही हमें बारियाँ खेल के दे दे जैसे उसने पिछले साल खेली है। उसके बाद हमारी जी आखिरी गोल्ड की जो पिक है वो ज़मान खान है, हमारे लाइक 22 साला राइट आर्म बल्लेबाज फास्ट बॉलर फ्रॉम कश्मीर, मीरपुर खास से। तो पिछले साल 13 मैचों में इन्होंने 15 आउट किए थे। इकॉनमी जो थी तकरीबन 8.5 के करीब लगभग थी, बल्कि हाँ, 8.5 के करीब लगभग ही थी इनकी। पीएसएल के बीच में पिछले 2 सालों से इमर्जिंग में खेल रहे थे। लाहौर के पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज था ज़मान खान का कि इमर्जिंग प्लेयर आपका इंटरनेशनल लेवल की परफॉर्मेंसेस दे रहा हो। क्योंकि उसका पता नहीं चलता, वो अचानक ही आउट करना शुरू कर देता है, लाइक स्पेशली। और फिर उसका वो बड़ा रिनाउंड हो गया कि वो डेथ ओवर्स में आके जब आपका मैच फँसा होगा, वो मैच आपको निकाल देगा। आपके जो आखिरी 2 ओवर होते हैं या स्पेशली जो आखिरी ओवर होता है, इस दफ़ा भी अगर आप देखो कि जब हारिस रऊफ को वो 20-25 रन्स पड़ गए, अब्बास अफरीदी और खुशदिल शाह वगैरह से, तो आखिरी ओवर में 13 रन्स थे। हमारे फील्डर भी मेरे ख़्याल में एक एक्स्ट्रा फील्डर हमारा जो था वो दायरे के अंदर था। तो इतने कम प्लेयर आई गेस टोटल 4 या 5 प्लेयर्स दायरे के बाहर थे मेरे ख़्याल में, तो वहाँ पर मेरी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि 13 रन्स बचा पाएगा, जितनी फ्लैट विकेट थी। और अब्बास अफरीदी और वो जिस तरीके से उन्होंने धुलाई कर रहे थे, वो लग रहा था कि अब तो ये गया। मगर यार इसने आके कमाल का ओवर निकाल दिया। दैट वाज़ अमेजिंग। एक बाउंड्री कंसीड की टोटल उसने, मतलब कि जहाँ पर आपको वो हर बॉल पे स्विंग
कर रहा है, वहाँ पर आके इतने खूबसूरत यॉर्कर मारता है वो। तो लाहौर के पास बहुत बड़ा एडवांटेज है मेरे ख्याल में ज़मान खान का होना। नई बॉल भी कर देता है, ऊपर आके पहले 2 ओवर नई बॉल से करता है, उसके बाद डेथ ओवर में आके 2 बॉल कर 2 ओवर और निकालता है। विकेट टेकर तो नहीं है बहुत बड़ा, मगर ये कि विकेट्स भी ले लेता है रीज़नेबल और साथ में इकोनॉमिकल भी रहता है और स्पेशली ये जो उसका एक फोर्टे बन गया है ना आखिरी ओवर निकालना, वो बहुत बड़ा लाहौर के पास प्लस पॉइंट है। क्या कहोगे ज़मान पे आप? बिल्कुल, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यही है साकिब भाई। ज़मान का अनदर बिग एडवांटेज इज़ कि जो प्लेयर्स उसको पहली दफ़ा फेस कर रहे होते हैं ना, और पीएसएल में ये ओवरसीज़ प्लेयर कुछ जो नए आते हैं, मतलब इट इज़ दे मे बी ज़मान को एक आध दफ़ा इधर-उधर कहीं फुटेज आपने देख ली हो, वो अलग बात है। या एक आध दफ़ा कहीं G20 में कहीं टकरा गया या वहाँ पे आपने खेल लिया, अलग बात है। बट जेन्युइनली ही इज़ स्टिल एक वो अननोन कमोडिटी जो नहीं राइज़ करती है। और लास्ट सीजन आपको याद हो कि ये तो खैर फाइनल की आपने बात करी थी, बट इवन ड्यूरिंग द सीजन जो आखिरी ओवर या मतलब जो लास्ट स्ट्रेच ऑफ उसमें था, बार-बार शाहीन वाज रिलाइंग ऑन ज़मान इन प्रेशर सॉर्ट ऑफ फेजेस एज़ अपोज्ड टू यू नो मोर सीनियर बॉलर्स एट द टाइम। एक दफ़ा मुझे याद है वो आखिरी ओवर पे कितना बड़ा कोई शायद 5-7 मिनट शाहीन ने लगाए थे डेविड विसी और ज़मान के बीच में डिसाइड करने में। वो डेविड विसी उसको कुछ कह रहा है, फिर बाहर से कुछ मैसेज आ रहा है। मैंने कहा यार आके वो तो उस तरह मतलब कि इतनी फास्ट राइज हो और एक प्लेयर अपनी यूटिलिटी इस तरह क्रिएट कर ले कि एक टाइम के तो आपको एडवांटेज हो गई यार, ये इमर्जिंग कोटा में खेल रहा है तो खिलाए जाए, एक सीजन खिलाए जाए, 2 सीजन खिलाए जाए। लेकिन प्लेयर अपनी वैल्यू इतनी बना दे कि जब वो इमर्जिंग ना भी रहे तो वो अनड्रॉपेबल है। मतलब यू नो कि आपने अगर उस वक्त आपको उसको प्लेइंग 11 से निकाला, खास तौर पे जब आपके पास राशिद भी नहीं है, तो आपकी बॉलिंग का जो स्टैंडर्ड है वो बहुत शार्पली डिक्लाइन होगा। तो ये ज़मान की वैल्यू है और आई थिंक गोल्ड कैटेगरी फिट्स हिम परफेक्टली। ही इज गोल्ड फॉर कलंदर्स राइट नाउ। ऐसा ही है। नहीं, ये तो मुझे लग रहा है अगले साल हो सकता है डायमंड में चले जाएगा और फिर लाहौर को प्रॉब्लम आएगी अगले साल। खैर अगले साल की अगले साल देखेंगे। मगर ये कि इसने भी बिग बैश में 4 मैचों में 8 आउट किए हैं सिडनी थंडर्स की तरफ से खेलते हुए, तो मुझे लग रहा है इसका अगले साल का भी कॉन्ट्रैक्ट पक्का ही है, जितनी अच्छी इसने बॉलिंग की है। बाकी उसके बाद फिर पाकिस्तान न्यूज़ीलैंड की सीरीज़ में तो 3 मैचों में सिर्फ 2 आउट किए थे, मगर उस सीरीज़ में तो हमारे सारे बॉलर्स ही जो थे वो बहुत ज़्यादा विकेट्स वगैरह नहीं ले रहे थे। मगर ये कि पाकिस्तान का फ्यूचर है, डेफिनिटली लग रहा है कि टी20 क्रिकेट में आगे-आगे लीग्स में भी और पाकिस्तान क्रिकेट लीग में भी ये जो है अपनी जगह जो है बरकरार रखेंगे। देखना ये होगा कि जब एहसानुल आएँगे तो फिर कौन आता है और कौन जाता है, तो वो देखना होगा कि हारिस रऊफ और ज़मान खान में काफ़ी टफ जो है कॉम्पिटिशन उस टाइम पर हो जाएगा। एनीवे यार यही थी हमारी गोल्ड की पिक्स, तो सिल्वर को ज़रा क्विक-क्विक करते हैं बिल्कुल, और सिल्वर फिर का शो आगाज़ को एंड करते की तरफ हैं। लेके चलते हैं। हाँ, द फर्स्ट प्लेयर आई वांट टू टॉक अबाउट साकिब भाई इज़ मोहम्मद इमरान जूनियर। पर्सनली आई वाज़ अ लिटिल सरप्राइज्ड कि कलंदर्स ने उसको पिक किया बिकॉज़ इतने उनके पास फास्ट बॉलर्स वो थे और सरप्राइज़ से ज़्यादा चले कलंदर्स का तो फिर भी समझ आता है, वो उस वक़्त अवेलेबल था और उन्होंने कहा कि यार खुदा ना खास्ता कोई इंजर्ड हो गया, हारिस रऊफ का जिस तरह का वक़्त चल रहा है, हो सकता है कि हमें मजबूरन बिठाना पड़ जाए, 3-4 मैचेस अगर कंसिस्टेंटली वो हों। तो मोहम्मद इमरान जूनियर पीएसएल पहले आपको याद होगा कराची से हमने वाइल्ड कार्ड करके पिक किया था, ज़ल्मी से भी खेल चुका है। बट द इमरान जूनियर ऑफ 2024 नाउ आई थिंक इज़ अ वेरी डिफरेंट प्लेयर। नेशनल टी20 में भी उसने कुछ 20 विकेटें ली हैं या 22 विकेटें ली हैं कुछ 10 मैचेस में, और एक में तो शायद 6 पर लिया था उसने। आई रिमेंबर सीइंग द हाइलाइट्स ऑफ दैट। तो द वन थिंग दैट आई रियली लाइक अबाउट इमरान जूनियर, जो कि थोड़ा अनफॉर्चुनेट है, मैं इस पे आपको याद है अराफात की हम बात कर रहे थे, मैं ये कह रहा था कि कुछ ऐसे प्लेयर्स होते हैं यू डोंट वांट देम टू गो इनटू अ टीम जहां उनकी प्लेइंग 11 में जगह बनाना मुश्किल हो जाए, राइट? स्पेशली जब वो इतने फॉर्म में खेल रहे हो। और इमरान जूनियर इस वक्त वाकई में बहुत अच्छे फॉर्म में है। सबसे जो बेस्ट बात है, जो मैं अगर उसको उसके कराची किंग्स वाला इमरान जूनियर और जल्मी वाला इमरान जूनियर को आज वाले से कंपेयर करूं, एक ज़माने में अपना इमरान जूनियर बड़ा प्रिडिक्टेबल हो गया था क्योंकि वो हर दूसरी बॉल ही स्लोअर बॉल मर्चेंट बन गया था। अब जो सबसे ज़बरदस्त उसकी जो रेंज उसने इंक्रीज़ की है कि वो न्यू बॉल के साथ भी परफेक्ट लेंथ हिट कर सकता है, न्यू बॉल से भी मूव करके विकेट लेता है, डेथ पे भी आके उसको पता है कि कब उसने बम्पर यूज़ करनी है, और पेस भी तकरीबन वो अपनी 140 ऊपर नहीं जाता लेकिन 140 कंसिस्टेंटली हिट कर रहा है अब। तो दोज़ आर लिटिल लिटिल थिंग्स दैट यू पिक अप ऑन, राइट? तो कलंदर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है कि यार उन्होंने सोचा है कि
PSL इतना लंबा टूर्नामेंट है, किसी का कंधा, किसी का कोविड, कुछ मतलब किसी का घर पे कुछ हो गया, मतलब यू नेवर नो, तो यू वांट योर अच्छा, बेस्ट। इसका देखा आपने कि ये अभी बांग्लादेश लीग खेल रहा है, बासिफ अफरीदी और ये एक ही टीम से खेल रहे थे तमीम इकबाल के नीचे। मैंने एक मैच का एंड देख रहा था, कुछ रन सेव करने थे, तो ये दोनों डेथ ओवर्स में ये आए हुए थे, मगर दोनों ने रीजनेबल बॉलिंग कर दी थी, इसने भी अपने रीजनेबल, मगर वो स्कोर ही इतना कम था कि वो डिफेंड नहीं कर पाई इनकी टीम। आखिरी ओवर तो खैर किसी और रैंडम बंदे को मिल गया था, तो खुशदिल शाह वाली टीम जीत गई थी और ये इमरान जूनियर वाली जो टीम थी ये हार गई थी। बिल्कुल ऐसा ही है। तो इतना इमरान जूनियर बता, नेक्स्ट जो हमारे सिल्वर के प्लेयर हैं वो ताहिर बेग हैं। ताहिर बेग आपको याद होगा लास्ट सीजन तक इमर्जिंग में खेल रहे थे, फिर वो एशियन गेम्स में पिक हो गए। नहीं, तो दैट, मर्जिंग नहीं खेला था, ये सिल्वर में खेला था। अच्छा, क्योंकि वो फिर गोल्ड आ गए थे ना ये पाकिस्तान डेब्यू के बाद। नहीं नहीं, वो तो अभी हुआ है, मगर पिछले हाँ, साल भी इसने मर्जिंग क्वालीफाई नहीं किया था। मैंने अच्छा, मुंबई से पूछा था सिल्वर कि से क्यों नहीं खेला, हुआ, हाँ तो ठीक है, ठीक है। हाँ सिल्वर में तो खेला था। उन्होंने हाँ, मुझे कोई फिर रीजन अब तो दी थी खैर, कि किसी वजह से क्यों नहीं, पीडीपी का होते हुए क्यों क्वालीफाई नहीं किया था, इसने मर्जिंग उन्होंने कोई रीजन दी थी मुझे, मगर नहीं, अच्छा, ये मर्जिंग नहीं खेला था। अच्छा, ठीक हो गया। तो जो ताहिर बेग है वो गोल्ड से अब तो खैर वापस रेलीगेट होके सिल्वर पे आ गए। अम, अब इस दफा कलंदर्स के पास ओपनर्स इतने हैं कि ताहिर बेग की कहीं प्लेइंग 11 में जगह बनाना मुश्किल है। लेकिन आई स्टिल थिंक कि अगर फरहान फॉल्टर्स, बिकॉज इट्स अ वेरी एक्सटेंसिव सीजन, 10-12 मैचेस में बैक टू बैक डेज पे बाज वक्त मैचेस होते हैं, कभी कभार प्लेयर्स अनअवेलेबल हो जाते हैं, आउट ऑफ फॉर्म हो जाते हैं, तो इट्स गुड फॉर कलंदर्स टू हैव समबडी जिसको वो अपना प्रोडक्ट कह सकते हैं, जिसपे आपने देखा है कि शाहीन का खुद का कितना भरोसा है ताहिर बेग के ऊपर। एंड ही समबडी कि वो दायरे को सही तरह यूज करता है। इवन उसकी जो मिस हिट्स हैं वो भी एटलीस्ट दायरा क्लियर कर जाती हैं, एंड दैट कैन प्रोवाइड अ रियल वैल्यू। तो ऑब्वियसली ही वोंट बी अ स्टार्टर, बट इट्स गुड टू हैव प्लेयर्स लाइक दैट। और मैं कलंदर्स की ये बहुत चीज अप्रिशिएट करना चाह रहा था कि ऑब्वियसली रिटेंशंस तो आप लिमिटेड रख सकते हैं, लेकिन उनसे जहां जहां होता है, जो जो उनके कोर के प्लेयर्स हैं, जो उनके फैमिली में है, आगे जाके सप्ली में कमान गुलाम को पिक करना, कहाँ कहाँ सिल्वर में कौन से प्लेयर्स को वापस लाना, जहां जहां पॉसिबल है, दे आर डूइंग दैट, कि उनका एक ईथोस जो है वो बना रहे, जो माहौल जो है वो बना रहे। चाहे वो प्लेयर बाज वक्त उतना फिट ना भी हो ना, लेकिन वो जो माहौल के लिए जो वो प्रायोरिटाइज करते हैं, दैट यू हैव टू अप्रिशिएट। सही है, ऐसा ही है। ताहिर बेग यार, लेट्स सी, मुझे लग रहा था, अच्छा ताहिर बेग का कई प्लेयर्स होते हैं ना, उनको अपनी गेम वन साइडेड होती है, उसको ओवरऑल गेम डेवलप करने की मेरे ख्याल में अभी जरूरत है इसको। अगर आप देखो तो आपके जेहन में आएगा यार, लाहौर ने एक बहुत बड़ा पावर हिटर इंट्रोड्यूस कर दिया है, जो आएगा छक्के मारेगा, मगर जब उसका जाके स्ट्राइक रेट देखोगे ना टूर्नामेंट का, वो 127 ही होगा, वो बाबर रिजवान से कम ही होगा। बाबर रिजवान ने 140s या 50s के स्ट्राइक रेट से खेले हैं, ताहिर बेग 127 से खेला है, मगर जब आप विजुलाइज करोगे तो कहेगा कि यार लाहौर के पास बहुत बड़ा पावर हिटर है। उसकी रीजन ये है कि वो छक्का मार के जो 2-3 डॉट्स खेल लेता है, उसके बाद वहां पर गेम इंप्रूव करने की इसको जरूरत है। तो मेरे ख्याल में ताहिर बेग को ये फेज जो है, अपना पावर हिटिंग तो उसकी बहुत अच्छी हमने देख ली है, मगर फिर ग्राउंड शॉट जो है वो कैसी खेलता है और वो गेम को रोटेट किस तरह करता है, जो सेमीफाइनल में कर गया था जल्मी के खिलाफ, इसी ने जितवाया हमें जल्मी में। ये पूरा टूर्नामेंट में 20-30 फिर ड्रॉप हुआ, फिर वापस आया 20-30, मगर जो जल्मी के खिलाफ हमारा सेमीफाइनल था उसमें आके इसने बड़ी क्रूशल 50 कर दी थी और हमें वो मैच जितवा गया था, और उसमें इसने लंबी इनिंग्स खेली थी प्रॉपर। मगर ये कि स्ट्राइक रेट को थोड़ा सा इंप्रूव करने की जरूरत है ताहिर भाई को। जिस तरह का प्लेयर है, इसका स्ट्राइक रेट 150 के करीब होना चाहिए था, जिस किस्म की शॉट्स खेलता है, तो वो डॉट बॉल परसेंटेज जो है इसको अपनी रिड्यूस करनी पड़ेगी। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा ही है। और ये बड़ा रिपीटेड आपने अच्छा पॉइंट रेज़ किया है कि हमने देखा है वो एक बाउंड्री हिट करके उसी ओवर में ना लगता है कि आप और रन तो कर ही नहीं सकते, तो 2-3 डॉट बॉल तो उसके बाद लाज़मी हो जाती हैं। बहरहाल अगले जो हमारे प्लेयर हैं सिल्वर के, वो राशिद खान हैं, जो कि अब तो वी ऑल नो अनअवेलेबल हैं, और उनके बारे में हमने शुरू में काफ़ी बात कर ली थी उनके ना होने पे, तो आई थिंक वी कैन स्किप ओवर हिम। डैन लॉरेंस पे साकिब भाई एज़ अ यूटिलिटी प्लेयर तो हम बात कर सकते हैं, कि वो ऑब्वियसली कलंदर्स को इन अ सेंस, सिकंदर रजा आई थिंक इज अ प्राइमरी सॉर्ट ऑफ प्लेयर फॉर दैट रोल। बट आज सुबह मैंने पढ़ा कि डैन लॉरेंस की अवेलेबिलिटी का भी शायद वो पार्शियल अवेलेबिलिटी है कुछ, कि वो कलंदर्स और विल वो लुक उधर एट। हैरी ब्रूक की रिप्लेसमेंट में चले गए ना, इंग्लैंड इंडिया नेशनल टीम के स्क्वाड में आ गए उनके, हैरी ब्रूक की अच्छा, जगह पे।
अच्छा, तो अच्छा। वहाँ पर पार्शल जो है शुरू के बीच में अवेलेबल नहीं होंगे। मुझे नहीं पता एग्ज़ैक्ट अपडेट्स उनकी क्या है, मगर ये है कि उनकी पार्शल रिप्लेसमेंट लाहौर कलंदर लेगी मंडे को। तो चले वो पार्शियल रिप्लेसमेंट तो जब आएगी तो वील गेट अ सेंस ऑफ इट, बट डैन लॉरेंस की जो पिक थी वो कलंदर्स के सेंस में थोड़ी सरप्राइजिंग इसलिए थी बिकॉज यू नो दे हैव अ प्लेयर दैट विल मोर और लेस प्ले आई थिंक एवरी सिंगल गेम ऑफ द सीजन, और जो जिम्बाब्वे का कप्तान है तो उसको कहीं जाना भी नहीं है और आई डोंट थिंक ऑनेस्टली उसकी कोई और कमिटमेंट है। तो बट जहाँ जहाँ डैन रॉलिंस को चांस मिला है, इवन बीबीएल में आई थिंक ही प्लेड और काफी इंप्रेसिव उसकी एक आध कैमियो रही है अभी शायद, और जस्ट आई वाज सरप्राइज दैट दे पिक्ड हिम। जो सिल्वर का आखिरी प्लेयर है वो है एहसन भट्टी, जो कि कुछ हद तक आप कह सकते हैं शायद कलंदर्स का अपना पीडीपी प्रोडक्ट खुजल शाह है, जो उसका वर्जन हमने बनाने की कोशिश की है। एंड आई लाइक्ड वाचिंग हिम कि यू नो एक प्लेयर पीएसएल स्टेज पे आके इतना अनफेज्ड हो, आते के साथ ही यू विल रिमेंबर मिड विकेट के ऊपर उसने जो हिट लगाई थी यू नो काउंटर अटैक करने के लिए। बहुत मुश्किल होता है इस तरह बड़े स्टेज में आके आप यू नो अपना करियर का आगाज एक तरह से कर रहे हो और 2 विकेटें 3 विकेटें गिर चुकी हूँ इन क्विक सॉर्ट ऑफ to have that kind of nerve. तो एहसन भट्टी का बस ये है कि इट्स टफ टू सी अ प्लेस फॉर हिम इन द प्लेइंग 11 दिस टाइम अराउंड, जिस तरह हम उनकी बेस्ट 11 देख रहे हैं। आपको क्या लगता है साकिब भाई, कोई चांस है एहसन भट्टी का इस सीजन? मुश्किल है यार, पिछले साल भी देखो हुसैन तलत के साथ ही जा रहे थे, मगर हुसैन तलत 11 मैचेस में जब नहीं परफॉर्म कर चुके तो फिर एहसन भट्टी को लेकर आए थे ये। और एहसन भट्टी ने आते साथ एक इम्पैक्टफुल इनिंग्स खेल दी थी। वो ज़ल्मी के खिलाफ ही जो सेमीफाइनल था उसमें उसने ये 2 छक्के, और लगाए भी उसने दोनों छक्के शायद मुजीब को थे। तो मुजीब को गोडा टेक उसने 2 छक्के लगा दिए, फिर किसी फास्ट बॉलर को चौका, फिर एक और चौका, तो उसने 18-19 रन्स की बड़ी इम्पैक्टफुल इनिंग्स खेल दी थी, जिससे फिर आपकी पावर प्ले स्ट्रीमलाइन हो जाता है ना कि यार एक ठीक है 170 ही करने हैं मगर एक अच्छा स्टार्ट आपको मिल गया है। फाइनल भी आया मगर उसामा मीर की पहली बॉल पे आउट हो गया, मगर वो स्पिनर भी पूरा-पूरा है। जिस तरह समीम भाई से भी उस दिन शो पे बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि वो प्राइमरीली वो स्पिनर ही था, मगर उसने अपनी पावर हिटिंग पे इतना इम्प्रूव की है। उनके भाई से तो आपकी मुलाकात है ही है, जो हम ड्राफ्ट के तो वो ड्राफ्ट में तो वो उनके भाई से भी हमारी दफ़ा एक स्पेस में बड़ी बात हुई थी, तो वो कह रहे थे कि वो लाइक हम इसको ऐसे ही एक दफ़ा मैच ले गए, तो इसने जाके सेंचुरी ठोक दी वहाँ पर, तो वहाँ पर हमें पता चला कि ये तो बैटिंग भी बहुत अच्छी कर लेता है। तो बेसिकली स्टार्ट उसने एज़ अ स्पिनर ही किया, मगर वो बैटिंग ऑल-राउंडर है बेसिकली। मगर अगर इसने 2 ओवर बड़े अच्छे निकाले थे इसने उस मैच में ज़ल्मी के खिलाफ ही, तो बॉलिंग भी उसकी जो है ना बड़ी अच्छी नपी-तुली लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग करता है। मगर आप सही कह रहे हो, इस दफ़ा लाहौर के पास जितने बैटर्स हैं, जिसमें ऑलरेडी ताहिर बेग ही बेंच पे बैठे होंगे, तो उसमें इस दफ़ा भी ज़रा मुझे सीन, यार अब देखो 20 प्लेयर्स होते हैं, उसमें से 11 ने खेलना है, 9 ने तो बेंच पे बैठना ही है ना। तो वो जो अब इतना कंपटीशन में, तो फिर कभी-कभी चांस मिलता है आपको, मगर जो चांस मिले उसको ग्रैब करना होता है, जो उसने किया भी, मगर फाइनल में जो दोबारा डाका आ गई, तो फिर वो दोबारा नीचे हो गया। तो इस दफ़ा भी देखें, हो सकता है कि कभी किसी वक़्त चांस मिले, तो क्योंकि कामरान गुलाम भी बैठा होगा, ताहिर बेग भी बैठा होगा, तो उसमें एहसन भट्टी का प्लेइंग 11 में खेलना ज़रा मुझे मुश्किल लग रहा है। डैन लॉरेंस पे भी मैं ये कहूँगा कि डैन लॉरेंस पे आप जो बात कर रहे हैं, डैन लॉरेंस को देख के लगता था कि जिस तरह ये कोई टेस्ट प्लेयर है, मगर उसके जब स्ट्राइक रेट देखो ना जाके उसका टी20 का, तो 140s में, उस 146 है शायद उसका स्ट्राइक रेट टी20s में। वो देखने में टेस्ट प्लेयर लगता है, मगर वो छक्के-चौके मार लेता है, मगर यार आपको पता है फर्टिलिटी में तकरीबन सारे ही तेज़ खेलते हैं। ग्राउंड भी छोटा होता है और वो हाई स्कोरिंग मैचेस होते हैं। तो एनीवे यार, ये सिल्वर की पिक हो गई। ओवर टू मैं अब बात कर लेते हैं ज़रा इमर्जिंग पिक्स के ऊपर। इमर्जिंग। तो इमर्जिंग पिक में पहली पिक है यार जहादाद खान, हमारे 22 साला पिंडी बॉय। अब उन्होंने लिखा पिंडी बॉय हुआ, बट वी ऑल नो ही इज़ अ पठान। पठान लड़का है, लेफ्ट आर्म फास्ट है, रावलपिंडी रीजन से चूँकि इस दफ़ा नेशनल टी20 खेला था, और नेशनल टी20 उसने अच्छा खेला है बेसिकली। उसमें अ, इमर्जिंग में जो बॉलर्स जिन्होंने थे, क्योंकि शहाब खान ने टॉप किया, मगर शहाब खान क्वालीफाई नहीं करता था बेसिकली इमर्जिंग खेलने के लिए बिकॉज़ ऑफ हिज एज। तो इमर्जिंग में जिन लड़कों ने अच्छा नेशनल टी20 खेला उसमें जादाद खान भी हैं। स्पेशली वो प्लेयर जो कि पावर हिटिंग भी कर लेते हैं। तो इसने जो नेशनल टी20 पिंडी रीजन से खेला है, उसमें इसने मेरे ख्याल में 10 मैचों में 13 आउट किए थे। इकॉनमी तो थोड़ी-सी हाई थी उसकी, मगर ये कि एक आधी उसने 20-25 रन्स की बैटिंग में भी तेज़ इम्पैक्टफुल इनिंग्स खेली है। जब मज़े की बात ये है कि इसकी जो स्ट्राइक रेट था पूरे पिंडी रीजन में से सबसे अच्छा स्ट्राइक रेट 188 का स्ट्राइक रेट था। मगर ज़ाहिर-सी बात है उसका सैंपल साइज़ बहुत थोड़ा होगा, आखिरी कुछ
4-5 इनिंग्सें होंगी, उसमें उसने आते आता है और छक्के मारता है और निकल जाता है। तो मगर ये कि इसने फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहा है आजकल। मेरे ख्याल में इसने 4 मैचेज़ में मैं देख रहा हूँ 5 मैचों में इसकी 21 विकेटें हैं फर्स्ट क्लास जो अभी खेल रहा है आजकल, और उसमें इसने एक 50 की है, 60-70 रन्स की बड़ी तेज़ इनिंग्स इसने खेली। तो ही इज़ द गाय हू कैन लाइक कुछ आएगा, कुछ अपने स्लॉग स्वीप, छक्के वगैरह मार सकता है, और इसी वजह से उमैद आसिफ ने जिन प्लेयर्स की उन ऑलराउंडर बॉलिंग ऑलराउंडर्स की जो बात की थी, जो उमैद आसिफ स्टाइल में खेलते हैं, कि फास्ट बॉलिंग भी करते हैं और थोड़े बहुत छक्के भी मार लेते हैं, तो उमैद आसिफ की जो ट्वीट थी उसमें जहादत खान का नाम भी शामिल था। आगे बात कर लेते हैं सैयद फरीदून की। सैयद फरीदून 22 साला फ्रॉम लाहौर, 2 साल पहले आए थे, पीडीपी की प्रोडक्ट है प्रॉपर। अच्छा, इसकी भी एक स्टोरी बड़ी मज़ेदार ये है कि ये आए थे, इन्होंने जो ट्रायल दिए जिसमें सेलेक्ट हुए, वो थे लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स। और लाहौर रीजन से जो किसी ज़माने में क्रिकेट इन्होंने खेली थी 2-4 साल पहले, वो एज़ अ लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स ही खेली थी। आकिब भाई ने कहा कि भाई अगर आगे-आगे चलना है तो आप अपने आप को रिस्ट स्पिन करें, तो फिर आपका करियर है। तो इसने कहा कि उन्होंने आकिब भाई ने इसको टास्क दिया पीडीबी में कि यार आप रिस्ट स्पिन पे काम करो, तो फिर उसने जब रिस्ट स्पिन करवाई, अ, तो वो आकिब भाई जो थे काफ़ी इम्प्रेस हुए, उन्होंने कहा यार ये तो बड़ा अच्छा रिस्ट स्पिनर है। तो वो बेचारा वो आया ऑर्थोडॉक्स था मगर वो बन गया है वो रिस्ट स्पिनर। फिर आपको पता है कि 2 साल पहले जो बिग बैश में एक मैच उन्होंने मेलबर्न स्टार्स से खेला, वो सिडनी सिक्सर्स के खिलाफ आ गया। सिडनी सिक्सर आपको पता है या तो टूर्नामेंट जीतती है या फिर फाइनल खेलती है। 10 में से पिछले 8 फाइनल तो उसी ने जीते होंगे। और उनके लोकल बैटर्स जितने भी हैं, आपको पता है वो डैनियल ल्यूइस, वो मोजेस हेनरिक्स, वो कितना मारने वाले प्लेयर्स होते हैं। इसी तरह के जॉर्डन सेल, ठीक है? और वो एक और भी बड़ा खतरनाक ही है जो भी कराची किंग्स का है। कराची किंग्स की तरफ से भी जो खेल रहे हैं, वो भी उधर से खेल रहे होते हैं। तो बड़ी खतरनाक टीम है, तो उसमें बेचारे का पहला ही मैच था, 37 रन्स पड़ गए उसको, तो उसके बाद फिर उसका मौका नहीं मिला। तो उसके बाद से कलंदर हाई परफॉर्मेंस सेंटर में पिछले 2 साल से ट्रेन हो रहे थे। अब लाहौर कलंदर समझती है कि इनको मौका देने का टाइम आ गया है। तो लेट्स सी, एक्यूरेसी मेरे ख्याल में वुड बी द की। अगर आए, एक्यूरेसी के साथ बॉलिंग करे, विकेट टू विकेट करे, तो इतना ही उसका रोल होगा। विकेट्स तो हैं फिर चाइनामैन को, जो सॉरी चाइनामैन कह दिया, लेग स्पिनर को फिर वैसे ही मिल जाती हैं। तो आप बताइए कि सप्लीमेंट्री पिक में जो लाहौर के अंदर की पहली पिक शे होप है, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? जस्ट बिफोर दैट साकिब भाई, फरीदून पे मैंने क्विकली कहना था, मैं एक चीज़ नोटिस की है। समीम भाई का मैंने आपके साथ भी इंटरव्यू सुना, और इवन एक आध और उनने प्लेटफॉर्म्स के साथ जो इंटरव्यू किए हैं, फरीदून के बारे में वो जब भी बात करते हैं, जो उनका एक लेवल ऑफ एक्साइटमेंट है ना, जो उनके चेहरे पे भी आता है और जो उनकी आंखों पे भी आता है, उससे पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि इनने कुछ जो इनके कलंदर हाई परफॉर्मेंस सेंटर है, जो पिछले 2 साल पे जो काम हुआ है, वहां पे इनने कुछ ऐसी चीजें देखी हैं जिनसे इनको लगा कि यार ये पीएसएल में आके ना ये कुछ करेगा, मतलब को एक ग्लिमर ऑफ वो आ जाता है। बिकॉज ऑनेस्टली मैंने जो उसको बीबीएल में देखा है, अगेन सैंपल साइज वेरी स्मॉल, बट कोई इतना स्पेशल वो नहीं लगा, राइट? बट इट्स टफ टू जज ऑन दैट स्मॉल ऑफ वो, तो बस वो बड़ा एक्साइटिंग है। एनीवे, नहीं, वो जो जो आप बात शायद कर रहे हो ना कि समीन भाई के चेहरे के ऊपर वो थोड़ी-सी क्यों आ जाती है एक्साइटमेंट, वो इस वजह से आती है कि राशिद खान को जब उन्होंने मुलाकात इसकी करवाई, राशिद खान ने इसको नेट्स में से बॉलिंग करवाई, इसको जज किया, इसको टिप्स दी। तो राशिद खान ने स्टेटमेंट दी कि समीन भाई ये पिच अगले 2 सालों में पाकिस्तान का बहुत बड़ा स्पिनर बनेगा। तो वो उसकी वजह से, राशिद खान के बयान की वजह से वो काफ़ी एक्साइटेड होते हैं। हाँ, नहीं, फिर अगर राशिद जैसा बंदा कह जाए तो ऑब्वियसली फिर वो आपके दिमाग में रह ही जाती है। ठीक हो गया। अच्छा सर, अगली बात कर रहे हैं शाय होप की, जो सप्ली की इनकी पहली पिक थी। कलंदर्स ऑब्वियसली नीडेड अ विकेट कीपर एज़ वेल, और मैंने जहाँ तक गेज किया, शायद सैम बिलिंग्स वाज़न्ट अवेलेबल अंटिल द प्लेऑफ्स, या मतलब वाज़ ओनली अवेलेबल फॉर द फाइनल, कुछ इस तरह का गेम था। तो उस वजह से दे डिसाइडेड कि शाय होप पहले भी कलंदर्स से खेल चुका है। अगेन हमने माहौल की बात की, तो ही इज समबडी हु अंडरस्टैंड्स द एक्सपेक्टेशंस ऑफ कलंदर्स, और वो फ्लेक्सिबल इन द सेंस ये है कि 3 से लेके 5 तक वैसे तो ओपन भी कर सकता है, बट टॉप 5 में आई थिंक शाय होप को वो कहीं भी फिट कर सकते हैं। एंड मैंने इस पे इनिशियली भी जब राशि की बात कर रहे थे तो मैंने मेंशन किया था कि कुछ प्लेयर्स का वो एक इमेज बन जाता है कि एंकर वाला, बट शाय होप का, बिकॉज अब वो वेस्ट इंडीज के लिए भी, आई रिमेंबर अभी इंग्लैंड के खिलाफ जो सीरीज में मैं देख रहा था, जिस तरह की वो क्लीन हिटिंग कर रहा है, दैट इज नॉट द शाय होप वी सॉ इन 2021 और 22 एज वेल, राइट? तो वो थोड़ा प्लेयर इवॉल्व कर जाता है। तो शाय होप पे अगर आपने कुछ ऐड करना है बिफोर वी रैप अप विद कामरान गुलाम। यार शेओ इस वजह से नेशनल टीम में भी उनके आ गया कि वो सीपीएल का टॉप स्कोरर है इस दफा।
क्लोज टू 500 रन्स है उसके। तो सीपीएल में उसने टॉप किया, इसी वजह से वो अपनी नेशनल टीम में भी आ गया और उसने अपनी जो पावर हिटिंग गेम है पिछले 2 साल में बड़ी इंप्रूव की है। एंड दैट इज़ द रीज़न उसका स्ट्राइक रेट पिछले 2 सालों से काफ़ी इंप्रूव हुआ है इस दफ़ा। तो पिछले साल भी जब आया था लाहौर से 3 मैचेस खेला था, तो एक मैच में इसने ठीक तेज़ 47 रन्स की इनिंग्स तेज़ खेली थी। तो दैट्स द रीज़न। मगर रीज़न आई गेस एक तो ये है कि पिछले साल खेला था ड्रेसिंग रूम के बीच में, फिर कैप्टन भी है, लाहौर कलंदर अक्सर कैप्टन्स वगैरह को टारगेट कर रहा होता है, उनको पता है कि ड्रेसिंग रूम का माहौल हमारा अच्छा रहेगा। एक ज़माने में हमारे कुछ प्लेयर्स ऐसे नहीं हैं, थोड़े से ट्रबल मेकर्स। उसके बाद से फिर लाहौर उस साइड पे चला गया जहाँ पर ये कोई कैप्टेंसी मटीरियल्स या सीनियर प्लेयर जो अच्छे ड्रेसिंग रूम के माहौल को अच्छा रखते हैं, उस तरह के प्लेयर्स को लेके आते हैं। दिस इज़ द रीज़न शोएब को ले गए, मगर वन ऑफ द रीज़न ये है कि ये प्रॉपर बैटर है। आप देखो ना ओडीआई में इसकी शायद 50 से ऊपर की एवरेज है, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, मुझे भूल गई, मगर एक ज़माने में इसकी 50 से ऊपर ओडीआई एवरेज थी। चूँकि ये एक प्रॉपर बैट्समैन है, तो वहाँ पर यही होगा कि लाहौर की जो प्रॉब्लम है कि जहाँ पर हमारी लाइन लगती है, तो वहाँ पर वी आर एक्सपेक्टिंग कि शेहोब जो है वो आके रेसी वैंडरडूसन के साथ वो मसला हमारा सॉल्व करे। बिल्कुल ऐसा ही है। आखिरी प्लेयर सप्ली का हमारा सर है कामरान गुलाम, और हमने बहुत माहौल की बात की, कि कलंदर्स वांट द प्लेयर्स हु बॉट इनटू देयर ईथोस कि उनको वापस लेके आएं। लेकिन इस पे मैं फिर भी वाज़ेह कर दूं कि कामरान गुलाम की पिक हर तौर पे, अगर आप उसके डोमेस्टिक के नंबर्स देखें तो एक मेरिट वाली पिक है, ठीक है ना? माहौल सब अपनी जगह, लेकिन फिर भी 12 मैचेस में नेशनल टी20 में उसने 450 रन किए हैं। ज़्यादा फरहान के बाद आई थिंक ही इज द सेकंड हाईएस्ट टॉप स्कोरर। और ठीक है, उसका स्ट्राइक रेट को 135 140 वाला रहता है, मतलब ही इज नॉट ऑब्वियसली अ वेरी फ्लैम्बॉयंट हिटर। वो यही है, आपको 3 या 4 पे जरूरत पड़े तो ही समबडी हु कैन इनिंग्स को लंबा लेके जा सकता है। बाज वक्त कामरान गुलाम के साथ हमने पीएसएल में देखा है कि ही ओवरस्टेज हिज वेलकम, कि एक वक्त आता है कि आखिरी 14-15 ओवर तक आप पहुंच गए, अब कहते हैं चलें आप डग आउट वापस चले जाएं। वो कहते हैं कि नहीं, अब मैं ही फिनिश करके आऊंगा, और उसमें बाज वक्त वो कलंदर्स मे बी लीव 15-20 runs on the table. But again, won't be a starter for me, but good to have a player of his quality on the bench. जैसे हमने कहा, अनअवेलेबिलिटीज के इश्यूज होते हैं, उसको एक आध दफा हारिस रऊफ से थप्पड़ भी खा चुका है उसको अच्छी तरह पता है कि कलंदर्स की क्या उससे एक्सपेक्टेशंस हैं। तो चांसेस अगर उसको मिले तो कलंदर्स नो व्हाट दे विल गेट आउट ऑफ हिम। बट आई लाइक के माहौल अपनी जगह, बट कम से कम ये डोमेस्टिक के प्लेयर्स को वो देख रहे हैं कि कौन जहांदाद इमर्जिंग में परफॉर्म कर रहा है, फरहान वहाँ परफॉर्म कर रहा है, अपना इसका इमरान जूनियर। हाँ, इमरान जूनियर को पिक किया। ऑल मेरिटेड पिक्स, जो टॉप ऑफ आप सारे हाईएस्ट विकेट टेकर्स, हाईएस्ट रन स्कोरर्स उस स्पेसिफिक पोजीशंस के निकालें, एक एक मंजी भी पिक्स हैं। ये नॉट के भाई सोशल मीडिया पे फला ने कह दिया कि इसको ले आओ, ये इसके बाल ये है, मतलब वो कलंदर्स आर नाउ वेरी कैलकुलेटेड एंड इट्स लवली टू सी। क्योंकि आपने अगर डिफेंडिंग चैंपियंस हैं, एक स्टैंडर्ड आपने सेट किया है, तो कुछ चीजों पे आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। बिल्कुल यार, ये इस साल लाहौर के ड्राफ्ट ने सबसे ज़्यादा मुझे सरप्राइज़ यही किया था कि मेरे ख्याल में जितने हमने 9 ड्राफ्ट देखे हैं आज तक, स्पेशली पिछले 5-6 साल से जब से हम रेलूकट्टे पे कवर कर रहे हैं, दिस इज़ अ ड्राफ्ट जिसमें इन्होंने डोमेस्टिक को सबसे ज़्यादा इज़्ज़त दी है कि हर डोमेस्टिक का परफॉर्मर जो है वो लाहौर के अंदर इस दफ़ा पिक किया है। मगर इस वाली जो पिक थी ना, जितने जब आप साहबजादा फरहान को ले चुके थे, फिर हमारे पास बेग भी बैठा हुआ था, तो यहाँ पर आई वाज़ सरप्राइज़ कि इन्होंने पिक किया है। कोई स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर ले लेते, कोई डोमेस्टिक से या कोई अपनी पीडीपी से ले आते, तो दैट वुड मेक सेंस, क्योंकि केजी नो डाउट ही इज़ अ वेरी सॉलिड पिक। ठीक है, उसके स्ट्राइक रेट का मसला है। मगर यार टीम में जगह नहीं है। अब जब टीम में देखो ना, एहसन भट्टी की जगह नहीं बन रही, टीम में ताहिर बेग की जगह नहीं बन रही, तो वहाँ पर आप कामरान गुलाम की जगह किस तरीके से बनेगी? तो वो बस देखना होगा कि तो वहाँ पर उससे बेहतर था अगर स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर ले लेते इस वाली पिक के ऊपर, तो शायद उसकी फिर भी किसी कंटेंशन में शायद फरीदून वाली जगह के ऊपर बन जाती है। फिर जहादाद जो था वो वीज़ा वाली जगह पे खेल लेता, तो आपके पास कुछ चॉइस आ जाती। मगर कामरान गुलाम परफ़ॉर्म तो उसने किया है यार, उसका नेशनल टी20 बहुत अच्छा गया था और जितना उसने स्कोर किया था उसने पिक होना ही था। एनीवे यार, हमारी सारी पिक्स की हो गई हैं, अब ज़रा स्ट्रेंथ, वीकनेस और इनिशियल रेटिंग जो हमने देनी है, वो देंगे। फाइनल रेटिंग तो हम अपने प्लेइंग 11 के शोज़ में देंगे, जब ये सप्लीमेंट्री ड्राफ्ट जो एक मिनी ड्राफ्ट मंडे को आ रहा है, उसके बाद हम करेंगे। मगर अभी मुझे बताइए कि लाहौर की स्ट्रेंथ, वीकनेसेस क्या लगती हैं आपको? वीकनेसेस पे तो हमने बहुत डिटेल्ड बात कर ली साकिब भाई, राशिद की बहुत डिटेल्ड बात की। वो सब कहते हैं ना, समटाइम्स यू बिकम अ विक्टिम ऑफ योर ओन सक्सेस।
तो वो कलंदर्स ने जो स्टैंडर्ड सेट कर लिया है, बैक टू बैक सीजंस आप टाइटल विन करते हुए आ रहे हैं, एंड weakness in a sense, Shaheen and Haris Rauf are core players, right? Zaman, do you know what you will get with him? वो consistently उस role में उसकी जो performance है वो deliver करता आ रहा है. But शाहीन की form, हारिस की form is a considerable weakness. शाहीन, आपने शो के शुरू में बात की थी 2021 का जो न्यू बॉल बॉलर था, हारिस रऊफ उसी अराउंड फेज पे आप देखें जो डेथ बॉलर था, राइट? मतलब अब तो कुछ हद तक हारिस रऊफ का सबसे बड़ा मसला है उसकी प्रिडिक्टेबिलिटी. मुझे याद है 2021 वाली टी20 वर्ल्ड कप में वो अपनी स्लोअर बॉल कितना स्मार्टली यूज करता था, राइट? मतलब कि वो एक तो जो रिलीज होती थी वो भी इतनी इजीली पिक नहीं होती थी, और फिर बहुत वो सोच समझ के यूज करता था. अब काफी प्रिडिक्टेबल हो गया है कि एक मुंह में आती है, फिर वो जब जाती है तो फिर एक बाउंसर आती है, जब बाउंसर जाती है तो फिर तीसरी स्लोअर बॉल आनी है, तो वो ट्रेंड फिर रिपीट होता है, फिर एक फुलर उस पर जाके. दैट इज समथिंग दे रियली स्ट्रगलिंग विद. तो दे विल नीड द बॉलिंग अटैक टू स्टेप अप. एंड सबसे बड़ी स्ट्रेंथ की अगर मैं बात करूं तो अगेन इज एडिंग द लाइक्स ऑफ रासी वैन डे डसन, शाई होप टू अ लेसर एक्सटेंट, बिकॉज इससे आपको एक बैटिंग ऑर्डर में कॉन्फिडेंस आ जाता है. ये नहीं कि आप एक डर में है कि फखर की विकेट अगर गई तो लाइन लग जाएगी. But I still think balance wise, Qalandars have some problems in their 11 right now. Okay, I don't agree with Abdullah Shafiq at 4, but ठीक है, कुछ मजबूरियां होती हैं कि आप किस तरह किस प्लेयर से क्या क्या निकलवा सकते हैं. तो देयर आर सर्टेन थिंग्स जो कलंदर्स को एड्रेस करनी होंगी. सबसे बड़ी चीज जो स्ट्रेंथ और वीकनेस की इस वक्त हम शो कर रहे हैं कि हमें पता नहीं है कि जो रिप्लेसमेंट्स हैं कि उस वक्त जब हम प्लेइंग 11 की करेंगे तो विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू टेल कि राशिद की जगह वो किसको लाते हैं. बट इस वक्त जो कैलेंडर सेटअप हुई है वो, इफ यू लुक एट कैलेंडर्स गोइंग इनटू PSL 7 वर्सेस PSL 8, तो आई थिंक इस वक्त उनका पल्ला सबसे मतलब हल्का लग रहा है कंपैरेटिवली ऑफ द लास्ट 3 सीजंस. आई थिंक दैट्स व्हाट आई विल रैप अप. अच्छा, सही है। नहीं, सही कह रहे हैं आप, लाइक देयर इज़ अ वेटेज, जो बातें आपने की हैं। यार मैं भी अगर स्ट्रेंथ की बात करूँ पहले तो मैं इनको स्ट्रेंथ से मैं स्टार्ट कर लूँ तो कैप्टेंसी, वी हैव अ गुड कैप्टन और वो 2 टाइटल जीता हुआ है, उस कॉन्फिडेंस के साथ आएगा। मगर ऑफ कोर्स यू आर राइट के पिछले 2 टाइटल्स जो जीता उसके पास राशिद खान था। एक में नहीं भी था मगर ठीक है, मगर उसने मिडल के मैचेस तो जिता के गया था, राइट? मगर मेरे कहने का मकसद ये है कि एक बॉलर डिफाइन नहीं कर देता, क्योंकि 8 मैचेस खेल के चला गया था, उसके बाद हमने 5 मैचेस और भी खेले थे, और फिर टूर्नामेंट भी जीते थे। तो राशिद का होना ना होना, क्योंकि या तो फिर हो कि राशिद जिस टीम में भी जा रहा है वो सारी टीम जीतती हो, ऐसा तो नहीं ना होता कि राशिद की वजह से जीत रही है। राशिद का इम्पैक्ट 6.5 की इकोनॉमी से कोई बंदा बॉल कर रहा हो और आप हर वक्त डर हो कि राशिद के ओवर नेगोशिएट ही करने हैं, किसी ने नहीं उसके ऊपर अटैक करने जाना, जिसकी वजह से इकोनॉमिकल इतना रह जाता है कि दूसरे एंड से फिर विकेट दूसरे बॉलर्स को मिलना शुरू कर देती है। आई एग्री। अच्छा, स्ट्रेंथ की बात कर रहा था, कैप्टेंसी के बाद तो मैं बात कर लूँ कि हमारी टीम जो है ये लाहौर के अंदर बहुत जेल हुई होती है। टीम बॉन्डिंग, हार्मनी, जेलिंग आपको इसमें बहुत अच्छी लगेगी। टीम एज़ अ टीम आपको हमेशा दिखेगी लाहौर के अंदर, बेशक जीत रहे हो हार रहे हो, पिछले 4-5 साल से ये टीम बॉन्डिंग इनकी जो है बड़ी अच्छी होती है। बेंच स्ट्रेंथ अच्छी, इनके पास बॉलर्स भी हैं, बैटर्स भी हैं, ठीक है? ड्राफ्ट भी इन्होंने इस दफ़ा अच्छा किया है, ठीक है? तो आपको बॉलर्स में भी आपके पास जादाद खान के साथ, क्योंकि डोमेस्टिक अच्छा खेल के आ रहा है और इमरान जूनियर अच्छा खेल के आ रहा है, वो 2 बॉलर्स अच्छे बेंच के ऊपर बैठे होंगे, ठीक है? अभी रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट है, उसमें सुना है कि 1 से 10 स्पिनर आने हैं उसमें, तो स्पिनर का बैकअप जो है वो रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट में आ जाएगा इनके पास। अ, बाकी ये कि बैटिंग का बैकअप भी अच्छा है, डैन लॉरेंस बैठे होंगे, डैन लॉरेंस का जो भी बैकअप लेते हैं, फर्ज़ करें कि बेन मैकडर्मट या किसी और को ले लेते हैं, तो वो भी बैठे होंगे, एहसन भट्टी बैठे होंगे, कामरान उलांग बैठे होंगे, मिर्ज़ा ताहिर बेग बैठे होंगे, तो बेंच में भी काफ़ी प्लेयर्स, डिसेंट बैट्समैन जो है वो बैठे होंगे। अब बात कर लेते हैं ज़रा वीकनेसेस की। पहली चीज़ आपने बिल्कुल ठीक कह दी कि राशिद खान फैक्टर इस दफ़ा नहीं है, तो देखना ही होगा लाहौर कलंदर्स को कि इस दफ़ा वो किस तरह जाती है। मगर PSL 5 में तो राशिद खान होते ही नहीं थे ना। PSL 5 तो फाइनल में चले गए थे, जब राशिद खान लीग ही नहीं खेलते होते थे। तो राशिद खान का मसला नहीं है मुझे। मुझे मसला जो है कि राशिद खान विद द अभी जो लाहौर ने, देखिए मैं बता रहा हूँ कि सब कुछ है इनके पास, ड्राफ्ट भी अच्छा किया है। प्रॉब्लम ये है जो एक्जिस्टिंग प्लेयर है उनकी फॉर्म की वजह से। नॉट ओनली शाहीन, नॉट ओनली हारिस रऊफ, राशिद खान ऑलरेडी है नहीं, एंड देन ऑन टॉप डेविड वीज़ा की फॉर्म क्या होगी उनकी। आप ये देखो कि आईएल T20 छोड़ के इस दफ़ा वो पिछले साल आईएल T20 गल्फ जायंट्स को इन्होंने बनाया था, चैंपियन बनवाया था।
ठीक है? और इस दफ़ा वो छोड़ के अपनी लीग खेलने गए हैं, वहाँ पर उनको मैचेज़ ही नहीं मिल रहे बेस्ड ऑन हिज़ फॉर्म। टी10 वो खेलने जा रहे थे, तो उनको ना कोई बॉलिंग दे रहा था और बैटिंग उसकी आती नहीं थी टी10 में। अब 8वें नंबर के ऊपर जब वो भेजते हैं, तो उसमें कभी-कभी बैटिंग आएगी आपकी, बॉलिंग उनसे कोई करवा नहीं रहा। तो डेविड वीज़ा का भी यही मसला है कि अब उसकी फ़ॉर्म देखनी होगी कि डायमंड कैटेगरी प्लेयर में हमने उनको रिटेन किया हुआ है, वो उसकी अचानक वो अलहदा बात है कि डेविड वीज़ा ऑलवेज़ परफ़ॉर्म फॉर लाहौर कलंदर्स। पिछले 5 सालों में ऐसा नहीं हुआ, मगर क्या इस सीज़न में करेंगे, ये क्वेश्चन मार्क है। तो जब आपके इतने ज़्यादा प्लेयर्स आउट ऑफ फ़ॉर्म हो और ऑन टॉप राशिद खान वाला धचका भी लग जाए, तो वो चीज़ देखने वाली है कि लाहौर ने ड्राफ्ट तो अच्छा कर लिया, मगर जो एक्जिस्टिंग रिटेंशंस है, रोटेशन की जो फ़ॉर्म है, उनमें सारी प्रॉब्लम है। बैटिंग में भी आपने ठीक है, आपने उनको थोड़ा-सा हद तक पूरा कर लिया, मगर ये बॉलर्स वाली जो वीकनेस है, यू आर राइट कि हमारे 3 बॉलर्स 2 बॉलर्स आउट ऑफ फॉर्म है, शाहीन उसी फॉर्म में नहीं है, हारिस रऊफ उस फॉर्म में नहीं है, एंड देन राशिद खान हमारे पास नहीं है और डेविड वीज़ा का कुछ पता नहीं है कि डेविड वीज़ा आएँगे, क्योंकि बॉलिंग करते नहीं आ रहे, तो कितनी बॉलिंग करेंगे? उनको अपनी टीम से जिस टीम से भी खेल रहे हैं, उसमें मैचेस नहीं मिल रहे हैं उनको साउथ अफ्रीकन लीग में। तो लेट्स सी, ये यार अब बात फाइनल मरला आ गया यार, टॉप 3 और बॉटम 3। आई एम गोइंग विद बॉटम 3, क्योंकि ये 3 बॉलिंग जो हम लाहौर की हमेशा से स्ट्रेंथ रही है, वो इस दफ़ा क्वेश्चन मार्क है। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई एम गिविंग देम बॉटम 3। आप क्या कहते हो? बिल्कुल साकिब भाई, ऐसा ही है। अगेन दिस इज वेरी बिकॉज कलंदर्स के लिए जो पार्शियल अवेलेबिलिटी वाली रिप्लेसमेंट पिक्स हैं, वो शायद कलंदर्स और जल्मी दो ऐसी टीमें जिनके लिए सबसे कांटे वाली है रिप्लेसमेंट पिक्स, राइट? बिकॉज उनके सबसे कोर प्लेयर्स इन अ सेंस अनअवेलेबल हो गए। तो इस टाइम पे द वे आई लुक एट देम, आई एम डेफिनेटली पुटिंग देम इन द बॉटम 3 फॉर राइट नाउ, जो कि टू बी ऑनेस्ट विद यू, डिफेंडिंग चैंपियंस, 2 टाइम डिफेंडिंग चैंपियंस के लिए कहना भी अजीब व गरीब लगता है, बट माय ऑनेस्ट जो इतनी मेरी थोड़ी बहुत क्रिकेटिंग इंटेलेक्ट है, उसके बेसिस पे फॉर नाउ दे आर बॉटम 3। बिल्कुल ऐसा ही है। चलिए यार, यही लाहौर के अंदर के फैंस जो हैं, वो इतने ज़्यादा डाउन फील ना करें हमारी इनिशियल रेटिंग से, क्योंकि पिछले 2 सालों में भी मैंने बॉटम 6 पे, बल्कि मैंने बॉटम 3 किया, मैंने तो 6वें नंबर पे रखा था, मगर वो जीत गए। इस साल मेरा इरादा उनको शुरू में ही रेट करने का था, क्योंकि इससे भी बुरे ड्राफ्ट कई टीम्स ने किए हुए हैं। मगर देखेंगे, देखना ये कि रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट में लाहौर के अंदर राशिद खान की क्या रिप्लेसमेंट लेते हैं, डैन लॉरेंस की क्या लेते हैं और 19वीं 20वीं पिक क्या करते हैं। तो उसके बाद फिर हम फाइनल अपनी रेटिंग जो है वो देंगे। आप भी बताइए कि लाहौर कलंदर की आपको क्या स्ट्रेंथ्स लगी, क्या वीकनेसेस लगी, और आपके ख्याल में लाहौर कलंदर इस दफा चैंपियन बन पाएगी या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया कहनी आपको हमारे साथ जुड़ने का। मेरे ख्याल में हमारी हिस्ट्री का सबसे लंबा शो हो गया स्क्वाड एनालिसिस हमने जितने आज तक किए हैं, शायद कलंदर्स 100 का मिनट था से सर, ऊपर तो कोई। होना ही था, कलंदर्स का ही होना था। बिल्कुल, कलंदर्स का था तो होना ही था। अगला मुल्तान सुल्तान का शो होगा नेक्स्ट वीक कैनी, तो देखेंगे कि कैनी के साथ वो हमारा कितना लंबा शो होगा। मैं तो पूरी इनपुट दूँगा, देखना ये होगा कि कैनी कितनी देर देते हैं और ये रिकॉर्ड 1 घंटे और 51 मिनट का टूटेगा नहीं। बहुत-बहुत शुक्रिया कैनी हमारे साथ रहने का, और बहुत-बहुत शुक्रिया आप लोगों का। हमारा चैनल सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया तो कर लें, क्योंकि यहाँ पर होती है सिरे से पाक से सुपर लीग की बात। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।